तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास सेमीकंडक्टर्स। अब आपने ऑलरेडी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है ना, कंडक्टर्स के बारे में, और आपने इंसुलेटर्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है अपनी लोअर क्लासेस के अंदर, ठीक है। कंडक्टर्स वो जो अपन यहाँ पर अपन इलेक्ट्रिसिटी के टर्म से बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर्स वो होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इजीली, और इंसुलेटर्स वो होंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में आपको पता है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको एक नया मटेरियल बनाने की ज़रूरत पड़ी जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है सेमी और कंडक्टर्स, तो कहीं ना कहीं आधे कंडक्टर है। सेमी का मतलब होता है आधा, जैसे सेमी सर्कल तो आधा सर्कल, तो वैसे ही सेमी कंडक्टर्स मतलब आधे कंडक्टर्स, ठीक है। कभी ना कभी रेजिस्ट करेंगे, कभी कभी कंडक्ट करेंगे, ठीक है, जो इनकी प्रॉपर्टीज नहीं है। तो सेमी कंडक्टर्स एक स्पेशल टाइप का जो एक कंडक्टर है जिसको अपन रेगुलेट कर सकते हैं, जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बीच में लाई करते हैं, किसके, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के। सेमी कंडक्टर्स कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में लाया करते हैं। अपन इसको आगे देखेंगे भी सही कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स से डिफरेंट बनाती है, ठीक है। तो अगर सेमी कंडक्टर से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो सबसे पहला सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपको लेना चाहिए वो है सिलिकॉन, ठीक है, और दूसरा है आपके पास जर्मेनियम, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल जो हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी इन्हीं दोनों एग्जांपल्स का यूज करा गया है। कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो जितने भी आगे अपन जाके डेरिवेशंस करेंगे या प्रूफ करेंगे, बैंड्स के बारे में बात करेंगे, वो सिलिकॉन्स और जर्मेनियम के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एटम के बारे में बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर अपने को एनर्जी की बात करनी है और एनर्जी बैंड्स की बात करनी है, तो एटम के बारे में जानना थोड़ा सा आपको जरूरी हो जाता है। तो एटम की जब हमने बात करी थी एटम्स की, तो उसमें अपने अरेंजमेंट अभी डिराइव करा था है ना रदरफोर्ड मॉडल से। तो उसमें कहा गया था कि एक ऐसा ऑर्बिट होगा आपका और बीच में आपका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसपास रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट होगा। तो अपन ने ये कहा था कि जैसे n = 1 पर इसकी कुछ एनर्जी होगी, है ना, इसकी कुछ एनर्जी होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। n = 1, n = मतलब ये ऑर्बिट है ना, एक ऑर्बिट के अंदर एक एनर्जी होगी। n = 2 पे इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होगी, मान लो इसको E1 बोलते हैं तो इसको E2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद हो अच्छे से, मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। तो n = 1, n = 2 और ऐसे करते करते बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे, है ना। n = 1 को अपन ग्राउंड स्टेट कहते थे, फिर ऐसे नीचे जाते जाते एक्साइटेड स्टेट्स बढ़ती जाती है। तो इनको एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी अपन जब डिफाइन करते थे, इनको हम बोलते थे एनर्जी लेवल्स। क्या बोलते थे, एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स किसको बोलते हैं, कि जब एक एटम की बात हो रही हो, है ना, और उसके इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हो किसी फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी जितनी एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी एनर्जी बैंड की बात करेंगे तो अपने को डिफरेंट करना पड़ेगा कि एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड के अंदर डिफरेंस है क्या, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एनर्जी लेवल क्या है। एक एटम के अंदर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल, ठीक है। n = 1 पे एनर्जी लेवल दूसरा होगा, n = 2 पे दूसरा होगा, है ना, जैसे ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे। अब अगर मैं ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करूं, किसकी, ग्रुप ऑफ एटम्स की, ग्रुप ऑफ एटम्स की, तो ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर हम निकालते हैं रेंज, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर हम निकालते हैं रेंज। तो देखो होगा क्या कि अब जब अपन ने ग्रुप कर लिया एटम्स को, ग्रुप करने का मतलब ये कि जैसे मैं सिलिकॉन का एग्जांपल लूं, तो ये सिलिकॉन का एटम है, ठीक है। तो यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और पास में एक और इलेक्ट्रॉन, पास में एक और एटम है सिलिकॉन का, ऐसे, ठीक है। ये पास में ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। अब जब ये दोनों मिलेंगे आपस में तो आपको पता चल रहा है कि बॉन्डिंग हो जाएगी दोनों के बीच में, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। क्या बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। और ऐसे ही ऊपर भी बन जाएगा, है ना, यहां पर भी कहीं ना कहीं एक ऊपर भी सिलिकॉन होगा, एक यहां पर भी सिलिकॉन होगा, एक यहां पर भी सिलिकॉन होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, है ना। सिलिकॉन यहां पर ऐसे ही होता है, इधर भी ऐसे ही होगा, क्योंकि अपन ग्रुप ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं ना।
ग्रुप ऑफ एटम्स की। एक क्रिस्टल की अगर आप बात करें, क्रिस्टल की, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ही एटम्स होंगे, तो ये ऐसे बॉन्डिंग कर लेंगे, तो ये बॉन्डिंग हो रही है इनकी, ठीक है। तो पता चल रहा है कि ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, है ना, बहुत सारे एटम्स, कितने एटम्स ले लिए मैंने, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, यहाँ पे कितने एटम्स लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैंने एटम्स लिए। तो इन सबकी कंबाइंड में एनर्जी निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? उनकी कंबाइंड एनर्जी। तो यहाँ पर आपको सोचना चाहिए थोड़ा सा कि जब मैंने कंबाइन करा था इन दोनों को, है ना, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 स्टेट के अंदर हो सकते हैं। किसमें? 2 स्टेट के अंदर। कैसे हो सकते हैं भाई? एक तो वो हो सकते हैं बॉन्डेड में, बॉन्डेड मतलब अभी कोवलेंट बॉन्ड बना है ना, तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वो बॉन्डेड स्टेट के अंदर है ना, अब वो फ्री नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो कि यहां पर ऐसा ही नहीं होता, मान लो यहां पर ऐसा ही नहीं होता, ठीक है, अपन अभी सिंपली मान रहे हैं इसको, अब ये डिराइव करेंगे आगे जाके। तो मान लो यहां पर ऐसा ही नहीं होता, नीचे की तरफ क्रिस्टल यहां से टूट गया, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। तो आपके पास 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक तो बॉन्डेड जो कि कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और एक होते हैं फ्री जो कि फ्रीली रोम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, अपने पहले भी देखा था कि जो बॉन्डेड हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन कर पाएगा? बस फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से अपने को यह भी पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 प्रकार के हैं। जब हम एक ग्रुप ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, क्रिस्टल्स के अंदर बात कर रहे हैं, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो बॉन्डेड और फ्री, ठीक है। तो मतलब इस बॉन्डेड वालों की एनर्जी भी अलग होगी, E1 मान लेते हैं, और फ्री वालों की एनर्जी अलग होगी। तो जब मैं एक सिंगल एटम की बात करता था तब मैं बोलता था एक एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेवल या एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेवल्स की हम बात करेंगे अभी, है ना, एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और जब हम ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर आ गए, मतलब एक क्रिस्टल के अंदर आ गए, ये क्रिस्टल है ना पूरा, तो ये क्रिस्टल ही तो है ना, ये क्रिस्टल ही है, ठीक है। यहाँ पे अभी सिर्फ मैंने 8 ही बनाए, पर बहुत सारे ऐसे एटम होंगे क्रिस्टल के अंदर, है ना, करोड़ों हजारों करोड़, ठीक है। तो ये क्रिस्टल है। अब इसके अंदर अपने को पता चल गया बॉन्डेड और फ्री है। अब देखो, जब मैं एक ग्रुप की बात करता हूं, ग्रुप के अंदर ग्रुप भी 2 तरह के हो गए अब, है ना। एक ग्रुप होगा जिसमें बॉन्डेड होंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, एक ग्रुप होगा जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। भाई ग्रुप्स बन गए ना, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, तो ग्रुप ऑफ एटम्स के अंदर भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डेड हैं उनका अलग ग्रुप है, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं उनका अलग ग्रुप है। तो जो बॉन्डेड होते हैं उनकी अगर आप एनर्जी की रेंज लो, मतलब जितने भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनकी आप एनर्जी को नापो, है ना, उनकी एनर्जी को नापो और एक रेंज बना लो कि यहां से यहां तक इनकी एनर्जी है, यहां से यहां तक इनकी एनर्जी है, उसको क्या बोलोगे आप? वैलेंस बैंड, ठीक है। और जो आपके फ्री है उनकी भी आप एनर्जी नापोगे कि यार इसकी लोएस्ट एनर्जी यहां कुछ है और यहां से स्टार्ट होके यहां तक जा रही है, तो इतनी रेंज ऑफ एनर्जीज हैं, तो इसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप सिंपली ऐसे बोलो एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या हुआ? एनर्जी बैंड का मतलब वो है रेंज ऑफ एनर्जीज, ठीक है। तो एनर्जी बैंड एक इन कॉमन जनरल टर्म है जिसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ एनर्जीज। अब मैंने जो एनर्जी बैंड है उसको 2 तरह में डिवाइड कर दिया, एक हो गया वैलेंस बैंड और एक हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो रेंज ऑफ एनर्जीज जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डेड हैं तो उनको बोलेंगे वैलेंस बैंड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं फ्री हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जितनी रेंज ऑफ एनर्जीज होगी वैसे वाले एनर्जी बैंड को हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो आपको यहां से सिर्फ एक बात आप याद रखनी है कि जब भी जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड होगा, इसका मतलब है कि वो वैलेंस बैंड के अंदर है ना, मतलब उसकी जो एनर्जी है वो किस में लाई कर रही है, क्योंकि बॉन्डेड है तो किसके अंदर लाई कर रही है उसकी एनर्जी? वैलेंस बैंड में लाई कर रही है। तो आपको इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है तो इसका मतलब है वो वैलेंस बैंड के अंदर है।
और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है ना, अभी फ्री कैसे होगा, क्योंकि आपको जो बॉन्ड है, जो यहाँ पर बॉन्ड बनाया हुआ उसको तोड़ना पड़ेगा तभी तो फ्री होगा। अभी उसकी बात करेंगे अपन कि फ्री कैसे हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होगा तो वो होगा कंडक्शन बैंड के अंदर, कंडक्शन बैंड के अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब फ्री होते हैं, जब भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसके कंडक्शन बैंड ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, ठीक है। तो यहां तक अपने को बात क्लियर है। अब देखो यहां पर मैंने एक क्रिस्टल वापस बना लिया ना, बहुत सारे एटम्स ले लिए, ग्रुप ऑफ एटम्स ले लिए। तो यहां पर अपन एनर्जी बैंड्स की बात करेंगे, है ना। सिंगल होता तो एनर्जी लेवल्स की बात करते थे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर अभी सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2, ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ब्लैक डॉट से मैंने बनाया है, ये सब कुछ सारे के सारे बॉन्डेड हैं, ठीक है। अब मुझे फ्री करना है, पिछली बार तो मैंने इसे मिटा दिया था पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, आपको बस सिर्फ बताने के लिए कर रहा था वो। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर सारे बॉन्डेड हैं, अब इसको मुझे फ्री करना है। तो फ्री करने का मतलब क्या है कि मुझे इस जो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको मुझे यहाँ से निकालना है और उसको फ्री करना है यहाँ से। तो उसको मुझे क्या देनी पड़ेगी, आप सबको पता है, एनर्जी देनी पड़ेगी सर, है ना। अगर किसी का बॉन्ड तोड़ना है तो आपको ऑब्वियसली किसी को एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन को आपको एनर्जी देनी है, ठीक है। अब आप एनर्जी कैसे दोगे, एनर्जी देने का एक सिंपल सा तरीका है, आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो। टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मतलब है कि आप जो भी क्रिस्टल है उसको हीट कर दो, है ना। आप इस क्रिस्टल को हीट कर दो, जैसे ही वो क्रिस्टल हीट होगा तो हीट एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे ही इसके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी तो ये चला जाएगा फ्री स्टेट के अंदर, ठीक है, ये चला जाएगा फ्री स्टेट के अंदर। तो हो क्या रहा है कि जो ऐसा ही था, मैं सिर्फ अभी बीच वाला डायग्राम बना रहा हूं, है ना, बीच वाला, क्योंकि अपन को उससे काम है। तो पहले ये बॉन्डेड थे, है ना, मैंने बाहर से एनर्जी दी, है ना, किसके टर्म्स में, हीट के टर्म्स में, टेम्परेचराइज कर दिया, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास एनर्जी, ये एनर्जी लेके और ये बाहर निकल जाएगा। तो देखो होगा क्या कि ऐसा कुछ बनेगा अब, और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो इसको मैं बोल रहा हूं फ्री, और ये तो अभी भी बॉन्डेड ही है। क्या बात समझ में आ रही है। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, वैलेंस बैंड से बाहर निकल गया, किस में चला गया, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि अपने को पता है कि अगर जब ये बॉन्डेड हैं, जब ये हैं वैलेंस बैंड के अंदर, और जब ये फ्री हो गया, मतलब यहां से टूट के बाहर निकल गया, तब आ गया फ्री स्टेट के अंदर, तो वो कौन सा स्टेट होता है, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो मतलब कुल मिला के ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि यहां पर इसकी जो जगह वो खाली रह गई, मतलब यहां पर एक जगह खाली रह गई। यहां पर पहले एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता था जो कि फ्री होके बाहर चला गया, तो यहां पर एक होल बन गया, आप ऐसा बोल सकते हो। क्या बन गया यहां पर, एक होल। और होल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, है ना, होल्स, ठीक है। तो यहां पर होल बन गया। होल का आप ये कह सकते हो कि होल एक तरह का वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसकी जगह खाली रह गई, खाली रह गई इसका मतलब उसको बोलेंगे होल्स, है ना, होल। अभी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है, अगर बहुत सारे ऐसे एसआई एटम्स होते हैं उसमें से काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते तो होल ऑल कितने हो जाते, होल्स हो जाते, तो काफी सारे होल्स, है ना। तो अभी सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो होल बन गया यहाँ पर, और होल को अपन बोलते हैं एक वर्चुअली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो होल्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होल, किसकी वजह से बना कि इलेक्ट्रॉन यहां से एस्केप कर गया, इसकी वजह से होल बन गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहां से आप नोट कर सकते हैं एनर्जी बैंड क्या है, रेंज ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल, ठीक है, सिंगल एटम नहीं क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल होता था तो एनर्जी लेवल्स की बात करते थे। एनर्जी बैंड क्या है, रेंज ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल। एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दो तरह के होते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। आगे चलते हैं। कंडक्शन बैंड क्या होता है, रेंज ऑफ एनर्जीज प्रोसेस्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्रिस्टल की बात हो रही है ना कंडक्शन बैंड में भी। तो कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन क्या है, रेंज ऑफ एनर्जीज प्रोसेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड, रेंज ऑफ एनर्जीज प्रोसेस्ड बाय बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझा दिया। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि वैलेंस बैंड को अपन एनर्जी देते थे, जितनी भी एनर्जी आपकी वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की होती थी
उसको अपन एनर्जी देते थे, है ना, मतलब आपकी अगर ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर से आप इसको एनर्जी दोगे तभी तो ये बाहर निकल कर जाएगा, तभी तो ये बाहर निकल कर जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी जो वैलेंस बैंड की एनर्जी है उसमें आपने कुछ एनर्जी ऐड करी तो आपका वो कंडक्शन बैंड के अंदर आ सका। तो इसका मतलब अपने को साफ क्लियर है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी वैलेंस बैंड की एनर्जी से ज़्यादा है। तो यहाँ पर वही लिखा है मैंने, कंडक्शन बैंड की एनर्जी वैलेंस बैंड की एनर्जी से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बैंड है ये, है ना, रेंज ऑफ एनर्जी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया। तो अगर आपको यहाँ से बताना हो कि कौन सा कंडक्शन बैंड है, ये बैंड है ना, कि पूरा बैंड है, क्योंकि रेंज ऑफ एनर्जी से ये एनर्जी है, तो यहाँ से आपकी एनर्जी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आपकी एनर्जी खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये एक रेंज ऑफ एनर्जीज, इसलिए अपन उसको रेंज बोल रहे थे, रेंज ऑफ एनर्जीज। तो ये बैंड है पूरा, ये एक लाइन नहीं है, एक बैंड है। ठीक है, एक बैंड ऑफ एनर्जीज। ठीक है, तो अगर आपको बताना हो कि इसमें से ब्लू एनर्जी किसकी है, कंडक्शन की, वैलेंस की, या फिर रेड वाली किसकी है, कंडक्शन वैलेंस की, तो क्या बताओगे? आपको पता है कि जो कंडक्शन वाली होती है उसकी एनर्जीज ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, तो ऊपर वाली कंडक्शन बैंड की होगी। तो ये जो आपकी एनर्जी है ये होगी कंडक्शन बैंड की, और ये वाली एनर्जी होगी आपकी वैलेंस बैंड की। ठीक है, तो मतलब इसका ये है कि अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो आपको कोई एनर्जी देनी होगी। इसके बाद ये क्या करेगा, इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, कहां पर, यहां, और इधर आ जाएगा इसमें। ठीक है, और यहां से जब ये इधर ऊपर जाएगा तब यहां पर क्या क्रिएट कर देगा, यहां पर क्या क्रिएट कर देगा, एक होल। क्या बात समझ में आई? यहां पर इलेक्ट्रॉन था वैलेंस बैंड के अंदर, आपने उसको कुछ एनर्जी दी, बाहर से कुछ एनर्जी उसको बाहर से दी, तो ये यहां से इधर से कूद के जंप करके ऊपर चला गया, कहां पे, कंडक्शन बैंड में, और नीचे क्या छोड़ गया उसकी जगह, डेफिशिएंसी हो गई, तो वहां पर होल बन जाएगा, जो कि एक वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस है, मतलब अगर मैं मान लेता हूँ कंडक्शन बैंड का जो रेंज ऑफ एनर्जी से एक तरह से मान लेते हैं अपन E1 और इसका मान लेते हैं अपन E2। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है बीच में, कौन सी वाली, ये वाली एनर्जी, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या हुआ, फॉरबिडन एनर्जी गैप हुआ आपका, इट इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वही तो लिखा है मैंने भाई, यहां इस वाली एनर्जी, आप इस वाली पूरी एनर्जी में से इस वाली एनर्जी को माइनस कर दो तो ये वाली एनर्जी मिल जाएगी आपको। इसमें से कंडक्शन बैंड की एनर्जी कितनी है टोटल, ये इतनी एनर्जी कंडक्शन बैंड की है, इतनी एनर्जी वैलेंस बैंड की है। तो अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे कंडक्शन बैंड में से वैलेंस बैंड को, तो आपके पास ये वाली एनर्जी बच जाएगी। ठीक है, तो कंडक्ट जो फॉरबिडन एनर्जी गैप वो कितना हुआ, इट इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इसका मतलब ये कि अगर आपको यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन को, जो कि वैलेंस बैंड में है, वहां से आपको इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करना हो, तो कम से कम आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप जितनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, तभी वो शिफ्ट हो पाएगा, क्योंकि इतना गैप तो उसके बीच में है ही। तो मान लो कि अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो मान लो कि 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, और अगर आपने इससे कम एनर्जी दी तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा नहीं पाएगा कंडक्शन बैंड के अंदर। ठीक है, क्या होगा, कंडक्शन बैंड के अंदर जा नहीं पाएगा। तो आपको इससे ज़्यादा ही या इसके बराबर कम से कम आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मान लो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने दे दी, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब करेगा और कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और होल पीछे छोड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो एक सिस्टमेटिक डायग्राम है वो सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड इन जनरल क्या होता है उसका आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में आगे बहुत बातें होंगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ होल। तो होल जैसा मैंने आपको बताया था कि जो होल है ना, वो कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर। ठीक है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर। इसका मतलब ये कि वैलेंस बैंड के अंदर ही होल बनता है। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाता है तब होल बनता है, तो इसका मतलब है 100% वो वैलेंस बैंड के अंदर ही बन रहा है। ठीक है, और होल को मैं क्या बोलता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज, एक वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज। ऐसा होता नहीं, पर इसको अपन को पढ़ने के लिए अपन इसको मानते हैं कि एक वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो आगे मैं आपको ये भी बोलूंगा कि जो सेमीकंडक्टर्स है उसके अंदर दो टाइप से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, एक होती है होल्स के द्वारा। ठीक है, तो ये सब आगे पढ़ेंगे हम जब अपन पी डायोड एन डायोड सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज अपन इसको बोल दिया वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज। ये कब बनता था, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाकर
ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में, और नीचे छोड़ जाएगा एक होल। ठीक है, ये है। अब देखो, अगर अपन को ये देखना हो कि कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, भाई यहाँ पर अपने पास एक तो होल आ गया है ना, और एक अपने पास आ गया इलेक्ट्रॉन। दो तरह के चार्ज कैरियर है ना, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है। अगर इसकी मुझे कंडक्टिविटी निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? अपन ये मान सकते हैं कि क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का हमेशा जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, तो मैं बोलता हूँ कि मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा ही होगा। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं अपन। तो ये मान लिया मैंने। अगर ये मैंने मान लिया तो अगर किसी चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ एच, द स्पीड ऑफ होल इज लेस देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात भी सही है, क्योंकि मास ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, ऑब्वियसली, तो सही सी बात है। ठीक है, और आपको पता है कि करंट जो होता है, जो करंट होता है वो होता है आपका N इंटू E इंटू A इंटू वी ऑफ डी। यहाँ पे वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी कम है? होल्स की कम है। इसका मतलब है जो आपका होल है वो करंट कम पास करेगा, क्योंकि वेलोसिटी कम है तो करंट कम है ना। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो वेलोसिटी होल की कम है तो उसका करंट भी कम होगा, माइनस इज लेस देन I ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर ऐसा है तो अपनी सीधा बोल सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ होल्स इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कंडक्टिविटी तो करते हैं होल्स, है ना, चल के वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, पर उनकी कंडक्टिविटी जो होती है, जितना करंट वो फ्लो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन से कम होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये होल्स का कंसेप्ट है ना। तो होल्स कैसे बनते हैं आपको ये क्लियर होना चाहिए आइडिया इसका। ठीक है, और मैंने आपको ये बता दिया कि जो होल्स होते हैं ये हमेशा वैलेंस बैंड के अंदर ही बनते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर बनने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने एनर्जी बैंड गैप जो बनाए थे, जो एनर्जी बैंड गैप का भी डायग्राम बनाया था मैंने, एनर्जी बैंड गैप का जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, है ना। यहाँ पर ये वैलेंस बैंड था, यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड था। ठीक है, ये था आपका कंडक्शन बैंड, ये था आपका वैलेंस बैंड। अब इस डायग्राम के बेसिस पे मैं तीन तरह के मटेरियल्स को डिफाइन कर रहा हूँ। एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं आपके इंसुलेटर्स, और एक होते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स, जो अपना टॉपिक है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, तो यहाँ पर अपने कंडक्टर्स के बारे में एक एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन हैं, जो वैलेंस बैंड में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए बड़ा आसान है कहाँ पर जाना? कंडक्शन बैंड के अंदर जाना। और इसीलिए शायद जो कंडक्टर्स हैं वो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड से बड़े आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो आपका जो ओवरलैप हो गया, इसकी वजह से आपका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप हुआ करता था, है ना, ये डिफरेंस, बीच में जो डिफरेंस है फॉरबिडन एनर्जी गैप का, ये बिल्कुल ज़ीरो है। क्या है ये? बिल्कुल ज़ीरो। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपका E G है, डेल्टा EG, वो क्या है? ज़ीरो है। मतलब यहाँ पर कोई बैरियर ही नहीं है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बड़े आसानी से चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। किस केस में? कंडक्टर्स की केस में। ठीक है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसलिए शायद ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूँ, किसकी? इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स जो होता है ना, उसके अंदर एक दिक्कत है। उनके बीच में जो एनर्जी बैंड, जो फॉरबिडन बैंड का जो गैप होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। मतलब ये आपका कंडक्शन बैंड है, तो ये आपका वैलेंस बैंड है। तो होगा क्या? ये जो आपका ये कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है बीच के अंदर, डेल्टा EG, ये बहुत ज़्यादा है, हाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, हाई, क्योंकि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन, इस केस के अंदर जहाँ पर डेल्टा EG बहुत ज़्यादा है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहेगा तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि बीच में गैप है, जो बीच में एनर्जी इसको चाहिए जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है।
तो इसके लिए इसको एनर्जी काफ़ी सारी चाहिए होगी, और अगर आप इतनी सारी एनर्जी दे दोगे ना इसको, तो मटेरियल जल भी तो सकता है, मटेरियल जल जाएगा। तो अपन किसी मटेरियल को एक पर्टिकुलर एनर्जी दे सकते हैं ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रॉय ना हो, है ना। तो डिस्ट्रॉय अगर नहीं करनी है और इसको एनर्जी इतनी ज़्यादा चाहिए, तो मतलब कुल मिला के ये मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर जा नहीं पाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें ज़ीरो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और अपने को पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाएगा, कंडक्शन बैंड के अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो इंसुलेटर्स बन जाएंगे, क्योंकि कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो डेल्टा Eg होता है इनका, वो ग्रेटर होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ये एक बेसिक फिगर है जो आपको एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो इंसुलेटर्स के लिए आपको पूछा जाए कि एनर्जी बैंड डिफरेंस, जो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कितना होना चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा होगा तो उसका मतलब है कि वो इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी बैंड का अपनी बात कर ली। अब अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, किसकी, सेमीकंडक्टर्स की, तो इसका केस इंटरेस्टिंग है और इसलिए शायद ये चैप्टर बनाया गया है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी बैंड डिफरेंस होता है, या फॉरबिडन एनर्जी गैप आप बोल दो, है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप आप बोल दो या कुछ भी बोलो, एनर्जी डिफरेंस वो कम होता है। मतलब ये आपका कंडक्शन बैंड है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, नीचे वाला वैलेंस बैंड। तो ये जो डिफरेंस है बीच में, डेल्टा Eg ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कि इसका ये जो एनर्जी बैंड डिफरेंस है ये काफ़ी कम है, लो है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको आप एनर्जी दे दो तो आसानी से शिफ्ट होके यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा होल, यहाँ पर आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के केस के अंदर एनर्जी बैंड डिफरेंस इतना कम है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये कहने का मतलब है, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, इंसुलेटर्स के अंदर जा ही नहीं सकते क्योंकि एनर्जी बैंड डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और कंडक्टर्स के अंदर तो ओवरलैप ही होता है, तो एनर्जी बैंड डिफरेंस तो 0 होता है लगभग, तो उसमें तो आसानी से चले जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका जो एनर्जी बैंड गैप है ये थोड़ी डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। अब वो कैसे क्रिएट करता है वो देखते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने 0 केल्विन टेम्परेचर लिया, सबसे मिनिमम टेम्परेचर कौन सा होता है, 0 केल्विन होता है। अगर मैंने 0 केल्विन टेम्परेचर लिया तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेमीकंडक्टर्स एक इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है, इसका मतलब है आपने बाहर से कोई एनर्जी दी ही नहीं, है ना, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो उसको ओवरकम करके इस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी, इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो उससे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इतनी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप है, तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को जो ऊपर जंप करने वाला है इसको आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी होगी, है ना। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया ही नहीं, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं, 0 केल्विन पे है, तो मतलब आप उसको हीट ही नहीं कर रहे हो, हीट ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब उसको एनर्जी मिल नहीं रही है। और अगर उसको एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहीं रह जाएगा, वो कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएगा, और अगर वो कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। पर जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करोगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो एनर्जी उसको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, और वो जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो इवन एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि अपन रूम टेम्परेचर पर अपने काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं जो अपने यहाँ पर काम करते हैं घरों के अंदर, तो इवन एट रूम टेम्परेचर, 0 केल्विन रूम टेम्परेचर नहीं है, 0 केल्विन लोएस्ट टेम्परेचर है ना। रूम टेम्परेचर आप मान सकते हो 289, 298 ऐसा कुछ मान सकते हो। अभी सर्दियों का टाइम है तो 298 से भी कम होगा। तो इवन एट रूम टेम्परेचर भी है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि 0 केल्विन से आपने थोड़ी एनर्जी बढ़ा दी। मतलब 0 केल्विन से आप अगर रूम टेम्परेचर पे आ रहे हो तो आप मतलब 0 केल्विन से आ रहे हो लगभग 298 केल्विन पर, तो आपने कुछ एनर्जी दी है उसको 100%, तो उससे वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर्स के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाने में। ठीक है, इंसुलेटर्स के अंदर हम ये कह सकते हैं
कि जो इसका कंडक्शन बैंड होता है उसके अंदर तो 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसका एनर्जी बैंड इतना एनर्जी जो फॉरबिडन एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर रहेंगे, सारे के सारे वैलेंस बैंड के अंदर रहेंगे। किसके केस में, इंसुलेटर के केस में। और अगर सेमी कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सेमी कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर जो आपका कंडक्शन बैंड है वो रहेगा आपका पार्शियली फिल्ड और वैलेंस बैंड रहेगा आपका पार्शियली फिल्ड। ठीक है, वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड के अंदर, आप सबको कंडक्शन बैंड में भेज दो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी एनर्जी दे दो, आप इतनी एनर्जी दे दोगे फिर जल जाएगा मटेरियल, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप वैलेंस बैंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको आप कंडक्शन बैंड के अंदर शिफ्ट कर दो। तो कुछ ही शिफ्ट करोगे, तो कुछ ही शिफ्ट करोगे, इसका मतलब ये है कि कुछ कंडक्शन बैंड के अंदर आ गए तो उसको हम बोलेंगे पार्शियली वो फिल्ड हो गया, पूरा फिल्ड नहीं हुआ, पार्शियली फिल्ड हो गया। और वैलेंस बैंड क्योंकि उसमें से थोड़े से इलेक्ट्रॉन चले गए कंडक्शन बैंड के अंदर, तो मतलब वो पार्शियली एम्प्टी हो गया, या अपन ऐसे बोल सकते हैं वो भी अब पार्शियली फिल्ड ही रह गया। पहले कंप्लीटली फिल्ड था, अब पार्शियली फिल्ड रह गया। तो आप ये बोल सकते हो कि ये कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है और वैलेंस बैंड भी पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की लगभग थ्योरी है कि कंडक्शन बैंड्स के अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर किधर किस में होंगे। ठीक है, तो ये बात है आपकी एनर्जी बैंड्स की। अब अपने को टोटली पढ़ना है किसके बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास जो सेमीकंडक्टर्स टाइप्स होती है वो होती है, एक तो होते हैं आपके पास इंट्रिंसिक और एक होते हैं आपके पास एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक होते हैं इंट्रिंसिक, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक। अगर मैं इंट्रिंसिक की सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, किसके, इंट्रिंसिक की, तो आप इनको बोल सकते हो ये प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। प्योर मतलब अगर मैंने सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर बनाया तो उसमें बस सिलिकॉन्स के ही एटम्स है, कोई इंप्योरिटी नहीं है, नो इंप्योरिटी। तो उसके बारे में डिस्कशन क्या हो सकता है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये सिलिकॉन है ना, और ये दूसरा सिलिकॉन है, यहाँ पर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऐसे ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं ये। ठीक है, ऊपर भी बना रहा होगा, नीचे भी, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं 0 केल्विन की बात करता हूँ, किसकी, 0 केल्विन टेम्परेचर की, 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करता हूँ, इसके मतलब है कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है ना, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बॉन्ड तोड़कर कंडक्शन बैंड में चले जाएं, तो इसके पास कोई टेम्परेचर, कोई इसके पास एनर्जी नहीं है। तो मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि 0 केल्विन पे तो ये कोई कंडक्शन होगा नहीं, मतलब कंडक्शन नॉट पॉसिबल, कंडक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये तो इंसुलेटर जैसे हो गए, तो ये इंट्रिंसिक कैसे हुए, सेमीकंडक्टर बोल रहे हो आप। तो होगा क्या, अपन इसको अगर एनर्जी दे दें, अगर मैंने इसकी एनर्जी बढ़ा दी, टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया 0 केल्विन से, 0 केल्विन से मान लो, ओके ने लिखा है 0 केल्विन है, 0 केल्विन से मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया, मान लो रूम टेम्परेचर पे लिया, तो रूम टेम्परेचर लाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी बढ़ी, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट हुए कहाँ से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई। और कंडक्शन बैंड में जैसे ही शिफ्ट हुए, कंडक्शन स्टार्ट हो गया, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट्स। बात समझ में आ रही है। तो प्योर के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी, इसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है। इंप्योरिटी नहीं है इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है इनिशियली, क्योंकि वो 0 केल्विन पे। तो मुझे एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से बॉन्ड तोड़कर वो फ्री में शिफ्ट हो जाए, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए। तो इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर, नो इम्प्योरिटी, कोई कंडक्शन पहले पॉसिबल नहीं है, आपको टेम्परेचर बढ़ा के उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो कंडक्शन कर पाए। कंडक्शन कैसे करेगा, वह कंडक्शन बैंड के अंदर जाके, है ना, वैलेंस बैंड से टूटेगा और कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा। कैसे, एनर्जी को इंक्रीज करके। एनर्जी इंक्रीज करने का तरीका है टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो अगर आप ऐसा बोलो तो ऐसा देख सकते हो आप कि ऐसा ही ये रहा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, और अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल गया बाहर, और आपके पास जो फाइनल कंडीशन है वो आई ऐसी, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रह गया, है ना, और ये वाली इसकी जगह छूट गई, तो यहाँ पर बन गया आपका होल, और ये इलेक्ट्रॉन जो था ये वाला ये बाहर रह गया, कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया, ये कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया, और ये होल बन गया। किसके अंदर, ये दोनों किस में, ये वैलेंस बैंड के अंदर है। ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, कंडक्शन बैंड के अंदर आना मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना, और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर। अब एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक बड़ा धासु किस्म का सेमीकंडक्टर है।
एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पे अपन क्या करते हैं, डोपिंग कर देते हैं। वैसे डोपिंग करने से जेल हो जाती है, बट इसके अंदर डोपिंग करी जाती है। डोपिंग इज लीगल हियर, क्योंकि होगा क्या देखना, अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा डोपिंग वाला पता है ना आपको, डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना, बाहर से कोई इम्प्योरिटी को ऐड करना। मतलब जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन्स के आइटम्स है, उसके बीच बीच में मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया, उसके बीच बीच में मैंने बोरोन डाल दिया, फॉस्फोरस डाल दिया, है ना, कुछ इम्प्योरिटी डाल दी बीच में, दूसरा आइटम डाल दिया बीच में, उसको बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, तो डोपिंग बहुत कम होती है। मतलब ऐसा मानो कि अगर 10⁻10 आपके आइटम सिलिकॉन के तो एक शायद एल्यूमिनियम का हो, इतनी कम डोपिंग होती। अब देखो मैं आपको एक्सट्रिंसिक के डेफिनेशन तो भी बता दी वैसे तो, डोपिंग करते हैं इसके अंदर और कैसे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और साथ के साथ मैं आपको इसके टाइप्स भी बता दूंगा, क्योंकि टाइप्स आप समझोगे ना तब आपको एक्सट्रिंसिक का रियल मीनिंग समझ में आएगा। तो उसके जो टाइप्स होते हैं ना, टाइप्स एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स के, भाई सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप हुए, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक के भी दो टाइप्स हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पी टाइप की। किसकी? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की, या पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर मैं एक ऐसी इम्प्योरिटी को ऐड करूँगा, ऐसी इम्प्योरिटी को मैं ऐड करूँगा जिसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हों वो बस 3 हों। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने SI लिया, मैंने SI लिया और बीच में ले लिया मैंने एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे भी SI है, यहाँ पे भी SI है। ठीक है, तो ये है आपका ट्राईवैलेंट, मतलब जो 3 ही वैलेंसी इसके पास है एक्सटर्नल, ट्राईवैलेंट है ये, है ना। मतलब बस 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड करने के लिए। और बाकी सबके पास कितने हैं? मान लो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जितने इनके पास होंगे सिलिकॉन्स के पास, एक इसके पास यहाँ होगा, 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 और ऐसे ही इधर। तो जब मैंने इम्प्योरिटी को ऐड करा एल्यूमिनियम को, है ना, तो होगा क्या कि बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग जब होगी तो बॉन्डिंग कैसे होगी, देखो ये बॉन्डिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। पर अब क्योंकि एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे बॉन्डिंग करने के लिए, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। ट्राईवैलेंट है क्योंकि वो, है ना, ट्राईवैलेंट है। तो तीनों इलेक्ट्रॉन से उसने बॉन्डिंग कर ली, पर एक सिलिकॉन अब बच गया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है बॉन्ड करने के लिए, है ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास जनरेट हो जाएगा एक होल। क्या जनरेट हो जाएगा? एक होल जनरेट हो जाएगा। और होल को मैं आपको बोलता था कि होल एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए हम इनको बोलते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलते हैं? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो पी टाइप का मतलब क्या हुआ? क्योंकि होल जनरेट हुआ जो कि एक पॉजिटिव है, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पी टाइप। और यहां पर ट्राईवैलेंट अपन ने ऐड करा था, तो एक्सट्रिंसिक पी टाइप सबके मतलब समझ में आ गया। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योरिटी आइटम, इम्प्योरिटी क्या है? Al, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तीनों ने बॉन्डिंग कर ली, एक SI के पास बॉन्डिंग बच गई। ठीक है, एक SI के पास बॉन्डिंग बच गई, तो वहां पर होल जनरेट हो गया एक तरह से, कि वहां पर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वहां पर होल है। होल है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव है तो वो पी टाइप उसको अपन बोलेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, पी टाइप के अंदर आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को आप ऐड कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या, ध्यान से देखना। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपने टेम्परेचर 0 केल्विन भी ले लिया, ठीक है, आपने टेम्परेचर 0 केल्विन भी ले लिया, तो फिर भी ये कंडक्शन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास होल ऑलरेडी बन चुका है। होल ऑलरेडी बन चुका है। मैंने आपको बताया था कि होल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो 0 केल्विन पे जब ये बॉन्डिंग होगी तब ऑलरेडी अपने को होल मिल रहा है। भाई जो इंट्रिंसिक होते थे उसके अंदर तो अपने को हीट करना पड़ता था, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो, जो अपना इलेक्ट्रॉन वो फ्री होके बाहर निकल जाता था। यहाँ पर तो क्या है, 0 केल्विन पे, क्योंकि बॉन्डिंग की वजह से एक फ्री आपको होल मिल गया, तो इसका मतलब ये कि 0 केल्विन पे भी कंडक्ट करने लग जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या देने की रिक्वायरमेंट नहीं है? एनर्जी आपको यहाँ पर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिंपली बॉन्डिंग की वजह से ही आपको एक होल एक्स्ट्रा मिल गया, जिसकी वजह से कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा रहता है किसका? एक्सट्रिंसिक का। अब अगर मैं एन टाइप की बात करूं, किसकी? एन टाइप, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो इसके अंदर भी एक्सट्रिंसिक है, तो मैं इसके अंदर इम्प्योरिटी को ऐड करूंगा, और इम्प्योरिटी वो वाली ऐड करूंगा जिसके अंदर 5 बॉन्ड बनाने की ताकत हो, 5 बॉन्ड बनाने की ताकत हो, मतलब पेंटावैलेंट, जिसके आउटर मोस्ट शेल पे वैलेंसी कितनी हो? पेंटावैलेंट, मतलब 4-5 वैलेंसी हो ताकि वो 5 बॉन्ड बना पाए। तो देखो होगा क्या, वापस सिलिकॉन को ले लेते हैं, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, और बीच में मैं लेता हूँ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के अपन को जानते हैं 5 बॉन्ड बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो होगा क्या, देखो फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, 1 2 3 4, और मान लो 5 यहाँ पर है। सिलिकॉन के पास तो अभी विचार के पास 4 ही हैं, तो ये यहाँ पर ऐसे, तो बॉन्डिंग होगी, तो बॉन्डिंग कैसे होगी? एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। ठीक है, तो सारे बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पर। क्या बच गया? एक इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्डेड नहीं है ये, क्योंकि ये बॉन्डेड नहीं है इसका मतलब ये फ्री है, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? कंडक्शन बैंड के अंदर रहते हैं, तो ये कहाँ पर होगा? कंडक्शन बैंड के अंदर होगा। तो अगर आप 0 केल्विन पे इसकी बात करो, कहाँ पर? 0 केल्विन के अंदर, तो 0 केल्विन के अंदर भी आपको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है कि इससे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो। भाई आपने इम्प्योरिटी ऐड करी ना, तो उसकी वजह से आपको ऑलरेडी एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, जिससे कंडक्शन पॉसिबल हो जाए। ठीक है, तो आपके पास क्या मिला यहाँ पर? एक फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव का m उठा के आपने बना दिया n टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपको चीज़ें याद रखनी है कि n टाइप के अंदर क्या होगा? n टाइप मतलब नेगेटिव चार्ज बनना चाहिए, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन बन रहा होगा, इलेक्ट्रॉन बन रहा होगा, इसका मतलब है पेंटावैलेंट आपने इम्प्योरिटी को ऐड करा होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि n टाइप को अगर आपको बनाना हो तो आपको इम्प्योरिटी जो ऐड करनी पड़ेगी वो आपको पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। और p टाइप के अंदर मैंने आपको बताया था कि इम्प्योरिटी आपको जो ऐड करनी होगी वो आपको ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी होगी। ठीक है, तो p टाइप और n टाइप का अपने को मतलब समझ में आ गया कि 0 केल्विन पे भी कंडक्शन पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है टेम्परेचर की। ये ऑलरेडी एक होल, एक जगह होल बन रहा है, एक जगह इलेक्ट्रॉन बन रहा है फ्री का, फोकट का, तो वो वहाँ पर कंडक्शन करवा जाएगा। ठीक है, एक और बात जो आपको याद होनी चाहिए कि n टाइप के अंदर जो आपके मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और माइनॉरिटी में होते हैं आपके होल्स। भाई ऐसा नहीं होगा कि n टाइप्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही बन रहे होंगे, होल्स भी तो जनरेट हो सकते हैं ना, क्योंकि आपने एनर्जी दे दी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और होल्स बन गए, है ना, तो होल्स भी हो सकते हैं, है ना, तो होल्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, पर मेजॉरिटी किसकी होगी? मेजॉरिटी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की होगी, क्योंकि उनका जो नंबर है वो ज़्यादा है, क्योंकि आपने जैसी बॉन्डिंग कराते हो इम्प्योरिटी से तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जनरेट होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? होल्स होंगे। होते दोनों हैं बट इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होंगे, इसलिए हम बोलते हैं उनको मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो। ठीक है, और ऐसे ही p टाइप के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही अपन बॉन्डिंग कराते हैं वैसे ही मेजॉरिटी के अंदर क्या बन जाते हैं? होल्स बन जाते हैं। तो आपको पता है कि होल्स जो होंगे वो मेजॉरिटी के अंदर होंगे, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी बन सकते हैं, पर वो किस में होंगे? माइनॉरिटी के अंदर होंगे। तो अगर आपको बोला जाए एन टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे कंडक्ट हो रही है, तो आप बोल सकते हो कि वो मेजॉरिटी, क्योंकि वहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट जो है फ्लो कर रहा होगा। और पी टाइप के अंदर आप बोल सकते हो कि मेजॉरिटी होल्स होते हैं, तो होल्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी। ठीक है, तो एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की, माइनॉरिटी होती है होल्स की। और पी टाइप के अंदर होती है मेजॉरिटी होल्स की, माइनॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। तो ये तो अपने सिंबल बॉन्डिंग से अपने देखा था अभी कि इलेक्ट्रॉन्स किस में जनरेट होते हैं? एन टाइप के अंदर, और पी टाइप के अंदर होल्स जनरेट होते हैं। तो कहाँ पर मेजॉरिटी, कहाँ पर माइनॉरिटी है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास है जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो हमने अभी पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स बनाए थे, है ना। तो जब भी आप पी टाइप को एन टाइप के साथ ज्वाइन कर देते हो तो आपके पास बन जाता है पी एन जंक्शन।
क्या बन जाता है, पी एन जंक्शन। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये आपका पी है ना, और ये आपका एन है, ठीक है। तो आपने वो दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो बीच में जो बना ये क्या है, जंक्शन, पी एन जंक्शन, सिंपल सी टर्म है। और जो आपका पूरा डिवाइस बना ये, इसको हम क्या बोलते हैं, डायोड। क्या बोलते हैं, डायोड, जिसको हम बोलेंगे पी एन जंक्शन डायोड, पी एन डायोड, ठीक है। क्योंकि पी और एन से मिलकर बना है तो पी एन डायोड। डायोड का मतलब क्या होता है, डायोड का मतलब है डाई प्लस इलेक्ट्रोड। डाई का मतलब होता है 2, इलेक्ट्रोड्स का मतलब है आपके जो मटेरियल्स हैं, तो आपके पास वो भी कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ। इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं, पी एंड एन। तो 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ ऐसा डिवाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं। और यहाँ पर किससे मिलकर बना हुआ है वो, पी और एन से, तो हम इसको बोलेंगे पी एन डायोड, ठीक है, पी एन डायोड। तो अब इससे होगा क्या देखना, मैंने ज्वाइन कर दिए दोनों को, क्या कर दिए, ज्वाइन। अब मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ, ये बीच में एक लाइन है। अब इसको मैं बोल रहा हूँ P, इसको मैं बोल रहा हूँ N, ठीक है। अब P इसको बोल रहा हूँ और N इसको बोल रहा हूँ। तो P अगर मैं इसको बोल रहा हूँ तो इसके अंदर होते थे होल्स, क्या होते थे, होल्स। P टाइप मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और N टाइप के अंदर कितने, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपन ने अभी देखा था। तो मैं होल्स बना देता हूँ, ये बना दिए मैंने होल्स, होल्स बना दिए ऐसे, ऐसे मैंने होल्स बना दिए, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ पर, एन टाइप के अंदर क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐसे बना दिए। तो सिंगल डॉट से मैं इलेक्ट्रॉन्स को बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन है जब मैंने इनको मिलाया। अब ध्यान से सोचो होगा क्या, ये जो पोर्शन है कौन सा वाला, ये वाला, ये जंक्शन है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन इस होल के अंदर फिल हो जाए, है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस होल्स के अंदर फिल हो जाए, मतलब रिकम्बाइन हो जाए। क्या हो जाए, रिकम्बाइन हो जाए। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जो विसिनिटी में है जंक्शन के, और यहां पर जो होल्स हैं जो बिल्कुल क्लोज हैं, बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, किसके, जंक्शन के, वहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में वापस रिकम्बाइन हो जाएंगे। भाई सेपरेट भी तो ऐसे हुए थे कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होता है कि वो जंप कर जाता है तो होल बन जाता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आ जाएगा तो वापस भर जाएगा इसके अंदर, होल के अंदर, तो वापस वो रिकम्बाइन हो गए। तो यही तो बात हो रही है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन आके इसमें वापस बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो रीजन बनेगा कौन सा वाला, ये वाला जो रीजन बनेगा, इसके अंदर इमोबाइल आयंस बन जाएंगे। क्योंकि जब ये रीजन बन गया, मान लो बस ये बना ऐसा, है ना, ये वाला, तो ये जो रीजन हुआ आपका, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब चले गए होल्स के अंदर। तो ये वाला जो रीजन है इसके अंदर अब कोई होल भी नहीं है और कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो रीजन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये वाला जो रीजन है कौन सा वाला, ये वाला रीजन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होगा किसके साथ, होल्स के साथ। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ आयंस बच गए, जिनके पास कोई होल्स नहीं है, जिनके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कोई फ्री होल्स नहीं है, ठीक है। तो ये कंडक्शन परमिट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही इस लेयर को या इस विड्थ को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर, जिसके अंदर इमोबाइल आयंस होते हैं। इमोबाइल आयंस का मतलब है वापस रिकम्बाइन हो गए, तो सारे के सारे बॉन्डेड हो गए वापस, है ना। तो यहाँ पर ना तो कोई होल्स हैं और ना कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये कंडक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, किसके अंदर, जहाँ पे मैंने शेडेड करा है, कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये आपका पी टाइप था, ये आपका एन टाइप था, यहाँ तो अभी भी होल्स हैं, है ना, यहाँ पर तो अभी भी होल्स हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। पर जंक्शन के अंदर क्या हुआ कि वो रिकम्बाइन हो गए, ठीक है। अब ये रिकम्बाइन तब हुए, तब ऐसा आप सोच सकते हो कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पर आ गए होंगे। कहाँ पर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, क्रॉस करके यहाँ पर आ गए, ऐसे मान लो। और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल, यहाँ से कुछ होल्स निकल के इस साइड आ गए। कहाँ पर आ गए, इस साइड आ गए, ये होल्स,
क्रॉस करके, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर होल्स हैं, होल्स के पास होता था पॉजिटिव, तो जहाँ होल्स होंगे वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो डिप्लीशन लेयर के बिल्कुल इंटरफेस पे, मतलब मैं इस पे और इस पे बात कर रहा हूँ, है ना, इन दोनों पे, यहाँ पर होगा पॉजिटिव, यहाँ पर होगा नेगेटिव। तो एक तरह से ये ऐसा कुछ डिवाइस बन गया। कैसा डिवाइस बन गया? इस टाइप से इसका वोल्टेज आ गया, ये स्मॉल ये बड़ा, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे अपन। ये आपका होता है पॉजिटिव, ये होता है आपका नेगेटिव। इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। क्या बोलते हैं? बैरियर वोल्टेज। ये कंडक्ट नहीं होने दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, कंडक्ट नहीं होने दे रहा, क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ पर जो इधर जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट हो ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल या बैरियर वोल्टेज, ठीक है। तो अब इसका जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो अगर किसी का यहाँ पर नेगेटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होती है? इस डायरेक्शन में होती है, आपने सबने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की होती किस डायरेक्शन में होती है? इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? ऐसे होगी। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कुल मिला के हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये जो डिप्लीशन लेयर बनी वो इसको जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या कंडक्शन ऑफ होल्स है इसको परमिट कर नहीं रहा है। तो कुल मिला के अपने को इस डिप्लीशन लेयर के साथ दिक्कत हो गई, है ना। ये तो कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो मतलब किस बात का फिर? इसके लिए अपन करते हैं बायजिंग। क्या करते हैं? बायजिंग। बायजिंग होता है, बायजिंग का मतलब होता है इधर इस साइड होना या फिर उस साइड होना, है ना। बायजिंग का मतलब आप न्यूट्रल नहीं हो, आप या तो पी के साइड में हो या फिर आप एन के साइड में हो, ठीक है। इसको बोलते हैं बायजिंग। तो बायजिंग होती है दो टाइप की। बायजिंग होती है दो टाइप की। एक होती है आपकी फॉरवर्ड और एक होती है आपकी रिवर्स, ठीक है। एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन फॉरवर्ड बायजिंग। फॉरवर्ड बायजिंग, फॉरवर्ड बायजिंग में मैं क्या करूंगा कि जो मैंने अभी बनाया था आपको, यहाँ पर ये बनाया मैंने, है ना। ये आपकी डिप्लीशन लेयर हो गई, बीच में डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गई, है ना। ये आपका P है, ये आपका N है ना, और बीच में डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गई और इसका वोल्टेज कुछ होगा, है ना। कितना होगा? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मान लेते हैं VB इसका बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल हो गया। अब अगर मैं इसमें P में क्या होगा? P में होंगे होल्स और यहाँ पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बायजिंग करने के लिए मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ वायर से। तो जब मुझे फॉरवर्ड बायजिंग करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी? फॉरवर्ड बायजिंग करनी पड़ेगी, तब मैं P को कनेक्ट करूँगा पॉजिटिव से और N को कनेक्ट करूँगा नेगेटिव से। क्या बात समझ में आई? ये पॉजिटिव होता है, ये होता है नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको फॉरवर्ड से याद रखना है कि फॉरवर्ड के अंदर P को आप कनेक्ट करते हो पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल से, और N को आप करते हो नेगेटिव टर्मिनल से। तो आपको ये एक याद रखनी है ट्रिक, जिससे आपको पता चलेगा फॉरवर्ड बायजिंग किसको होती है। फॉरवर्ड बायजिंग P को आप कनेक्ट कर दो पॉजिटिव से, N को आप कनेक्ट कर दो नेगेटिव से। तो होगा क्या कि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएगा, क्योंकि आपने इसको पॉजिटिव से क्रिएट कर दिया है। किसको? इसको पॉजिटिव से क्रिएट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये वाला टर्मिनल, क्योंकि आपने इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो आपका जो P है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, N है जो आपका नेगेटिव से हो गया, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। जनरेट होगी क्या? कैसे जनरेट होगी? ऐसे जनरेट होगी, जिसको हम बोलते हैं E। अपन क्या बोलते हैं? E फॉरवर्ड बोल देते हैं इसको अभी फिलहाल के लिए, E फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायजिंग की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगी। और इसके अंदर डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रही थी, ऐसे लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही थी। ठीक है, तो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दी है ना, और ऐसे लगाई कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एफ फॉरवर्ड वाली वो हो गई ज़्यादा, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाइजिंग वाली, आपकी जो डिप्लीशन लेयर है, मैं डिप्लीशन लेयर वाली बोल देता हूँ, डिप्लीशन लेयर से, तो कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगा, कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। कैसे कंडक्शन पॉसिबल होगा, देखो ध्यान से भाई, अभी क्या हो रहा था कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आपको पता चल रहा है कि ये जो होल्स हैं, होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर होल्स पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव के पास है तो क्या पता चल रहा है कि होल्स ऐसे भागेंगे, क्योंकि पॉजिटिव के पास है और होल्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो पॉजिटिव से जाएंगे वो नेगेटिव के पास, तो यहां से वो ऐसे जाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नेगेटिव है, इस वाले पे नेगेटिव है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज कितना होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऐसे, तो कुल मिला के आपके पास जो होल्स हैं वो जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो आपका करंट है वो ऐसे फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि आपने को पता है पॉजिटिव चार्ज जिसके अंदर ट्रैवल करता है उसको हम डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट अपन करंट को मानते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है करंट इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, और ये जो होल्स हैं वो तो ऐसे फ्लो कर ही नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो को हम बोलते हैं करंट, उसकी डायरेक्शन को, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइजिंग से कितना फायदा हो गया, देखो अपने को, फॉरवर्ड वाइजिंग से अपन ने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई, मान लो ये वी एफ है, इतना वोल्टेज अपन ने लगाया होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई, और इसकी वजह से चार्जेस जो हैं वो मूव करने लग गए, जो कैरियर्स हैं इसके अंदर पी वाले जो होल्स हैं वो ऐसे मूव करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करने लगे, तो आपका जो करंट आया आपका वो इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आई। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड वाइजिंग। तो फॉरवर्ड वाइजिंग से कितना फायदा हो गया, पहले तो चल ही नहीं रहा था, फॉरवर्ड वाइजिंग से जो डिस्प्लेसमेंट है वो होने लगा, किसका, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब चलते हैं रिवर्स बाइसिंग पे। तो नेक्स्ट है रिवर्स बाइसिंग। अब रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या होगा, अपन ने फॉरवर्ड के अंदर पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, इस बार अपन उल्टा कर देंगे, वो रिवर्स हो जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अपन ये जंक्शन लिया है ना, ये आपकी डिप्लीशन लेयर बन गई बीच में। ठीक है, ये आपकी डिप्लीशन लेयर बन गई बीच में, है ना, जिस पे पोटेंशियल कितना है, वी बी है, ये ऐसे बनेगा वी बी। ठीक है, ये आपका पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है, यहाँ पर होंगे होल्स और यहाँ पे होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब कर क्या रहे हैं अपन कि इसको कनेक्ट कर रहे हैं अपन नेगेटिव से और इसको कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव से। इसका मतलब है कि अपन ने कैसे कनेक्ट करा, इस बार पी को कनेक्ट कर दिया अपन ने नेगेटिव से और एन को कनेक्ट कर दिया अपन ने पॉजिटिव से, तो रिवर्स हो गया ये। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग हो गया, तो ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो कुल मिला के आपके पास यहाँ पर नेगेटिव आ जाएंगे और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव आ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे तो और रुक गया, अपना नुकसान हो गया, क्योंकि अब नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर आ गया, तो होल्स क्या होते हैं पॉजिटिव, तो अट्रैक्ट ही करेंगे इससे, तो मतलब ये तो जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, ये तो जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि होल्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे है नेगेटिव, यहाँ पर इस टर्मिनल पे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये यहाँ पर यहीं रहेंगे, इधर क्यों जाएंगे। तो अगर ये चलेंगे नहीं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि देखो बात तो आपकी बिल्कुल सही है ना, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बट हो क्या रहा है कि मैंने आपको बताया था कि पी के अंदर जो आपका पी होता था उसके अंदर आपके जो मेजॉरिटी चार्जेस होते थे वो क्या होते थे, होल्स होते थे, वो दिख भी रहा है अपने को, होल्स बने हुए हैं यहाँ पर। और जो पी के अंदर आपके माइनॉरिटी चार्जेस होते थे वो क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स होते थे। बस इसी इलेक्ट्रॉन्स को अपन यूज़ करेंगे। कैसे भाई, मान लो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा, ऑब्वियसली वो माइनॉरिटी में है तो मैं इतने नहीं बना सकता जितने मैंने होल्स बनाए, तो मैंने 2 बना दिए अभी फिलहाल। ठीक है, क्योंकि ये माइनॉरिटी में है। अब नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, तो ये ऐसे फ्लो करेगा। यहाँ पर भी एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है, माइनॉरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है।
तो ये होल्स बना दिए मैंने, 2 होल्स बना दिए मैंने क्योंकि माइनॉरिटी में। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, फिर रिपेल, यहाँ पर ये ऐसे फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ऐसे, तो करंट फ्लो करेगा ऐसे। तो करंट आपका कैसे फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा आपका ऐसे, करंट फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग के अंदर हम किसका यूज कर रहे हैं? जो माइनॉरिटी है उसका यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपके पास जो करंट आता है वो बहुत ही कम है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्जेस कितने होते हैं? बहुत ही कम होते हैं ना। माइनॉरिटी चार्जेस तो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही मिनिमल होते हैं, इसलिए आपके पास जो करंट आता है रिवर्स बाइसिंग के अंदर वो बहुत ही कम आता है। इसको हम बोलते हैं, इसी करंट को हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो इतनी बात अपने को क्लियर है। अब देखो एक बात अपन और कर सकते हैं, अगर मैं इस वोल्टेज को, किस वोल्टेज को, ये जो मैंने V लगाया है यहाँ पर, V ऑफ रिवर्स, ये जो वोल्टेज लगाया मैंने इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा हूँ इसको मैं, है ना, हद से ज़्यादा इसको मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। तो अगर मैं इतना ज़्यादा इसमें वोल्टेज इंक्रीज कर दूंगा तो आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लग कैसी रही है? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी आपकी इस टाइप से, ऐसी लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लग रही होगी? ऐसे लग रही होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस टाइप से ऐसे लग रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे लग रही है, तो जब आप इतनी ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे जिससे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ लेगी, वहाँ से निकाल देगी। किसको? इलेक्ट्रॉन को। ये रिपेल होंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में दिक्कत होगी अपने आप को, तो वो एक टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड उनको तोड़ देगी अपनी जगह से, और जैसे ही वो तोड़ेगी वो हो जाएंगे फ्री, और आपको मिल जाएगा बहुत सारा करंट। क्या मिल जाएगा? बहुत सारा करंट। इसी वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। रिवर्स कंडीशन के अंदर ही होती है बस ये। आपने वोल्टेज इतना बढ़ा दिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डेड थे वो टूट गए उस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगाती है? F/Q, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी तो उसके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टूट जाएंगे, और जैसे ही वो फ्री होंगे टूट के, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आपको करंट मिल जाएगा। तो अगर अपन एक डायग्राम बनाएं किसका? वोल्टेज का और करंट का, तो ऐसा बन सकता है। तो देखो, अगर मैं फॉरवर्ड बाइजिंग की बात कर रहा हूं तो यहां पर V पॉजिटिव है ना, तो मैं फॉरवर्ड बाइजिंग की बात कर रहा हूं तो मैं इधर जाऊंगा, फॉरवर्ड बाइजिंग की, ठीक है। और अगर मैं रिवर्स बाइजिंग की बात कर रहा हूं तो मैं इधर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर V क्या है? यहाँ पर V नेगेटिव है, ठीक है। V को अगर मैं बढ़ा रहा हूँ इस साइड, मतलब P से कनेक्ट करा है मैंने, पॉजिटिव से कनेक्ट करा है, तो फॉरवर्ड बाइजिंग इस तरफ है, ये डायग्राम है, और ये इस तरफ नेगेटिव है। तो अपन पहले फॉरवर्ड बाइजिंग की अगर बात करें, जो कि इधर होगा, ये बीच में जीरो है, बीच में जीरो है ना, बीच में क्या है? ये जीरो, ये वाला पॉइंट। तो जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड बाइजिंग के अंदर, मतलब पॉजिटिव में बढ़ाऊंगा वोल्टेज को अंदर, तो क्या होगा कि आपका पहले तो फ्लो कर ही नहीं रहा था, क्योंकि डिप्लीशन लेयर बन गई थी, है ना, डिप्लीशन लेयर बन गई थी। कैसे बनी थी डिप्लीशन लेयर? फॉरवर्ड बाइजिंग के अंदर आप जब VF लगाते हो तो ऑलरेडी एक वोल्टेज यहाँ पे बैरियर वोल्टेज है, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है ना। तो उससे जब आप ज़्यादा कर दोगे, जब मतलब ये जो है ये आप डिप्लीशन लेयर से ज़्यादा कर दोगे तभी तो करंट आएगा। तो मान लो कि आपका जो करंट है, जो आपका जो वोल्टेज है वो यहाँ पर है, मतलब आपका जो बैरियर वोल्टेज था VB वो यहाँ पर है, तो यहाँ तक तो आपको कोई खास करंट मिलेगा नहीं, तो मान लो कि बस ऐसे ही करंट मिल रहा है। उसके बाद आप जैसे ही वोल्टेज को आगे बढ़ाओगे, मतलब VB से आपका जो फॉरवर्ड बाइजिंग का जो वोल्टेज उसको इंक्रीज करोगे आपके बैरियर वोल्टेज से, तो आपको करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको करंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, क्या हो गई? फॉरवर्ड बाइजिंग कंडीशन हो गई। इसी वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज, क्योंकि ये घुटने की तरह दिख रहा है, काफ़ी सिली सा रीज़न है, बट यही रीज़न है, ठीक है, नी वोल्टेज। तो ये हो गई फॉरवर्ड बाइजिंग की बात, फॉरवर्ड बाइजिंग की बात। अब आप बात कर लो रिवर्स बाइजिंग की। अब रिवर्स बाइजिंग के अंदर आ जाते हैं।
रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या होगा, आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा करंट तो मिलता रहता है माइनॉरिटी की वजह से। किसकी वजह से? माइनॉरिटी की वजह से। अपन ने देखा था ना कि रिवर्स सैचुरेशन करंट इसको बोलते हैं। तो हल्का हल्का तो करंट तो मिलेगा। कितना? हल्का हल्का तो करंट मिल रहा है, हल्का हल्का करंट मिल रहा है। मैं करंट को भी नीचे बना रहा हूँ क्योंकि अपन जब फॉरवर्ड बाइसिंग था, है ना, जब आपका जो फॉरवर्ड बाइसिंग था, जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा था तो अपन ने इस वाले को पॉजिटिव माना है, तो अपन इसको ऊपर बना रहे हैं करंट का डायरेक्शन, है ना। और क्योंकि इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा था तो नीचे अपन करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो उसको अपन नेगेटिव की तरह मान रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट करना जरूरी है ना। तो यहाँ पर इस तरह से, तो क्योंकि इसमें ऐसे फ्लो करता था करंट तो इसलिए अपन नीचे बना रहे हैं इसको। तो जो यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना, मान लो कि यहाँ पर आके इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दे दी इसको कि एकदम से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वो टूट गए, जैसे अपन ने अभी देखा था। इसको अपन ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते थे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इतना हो गया तो एकदम से आपको करंट मिल जाएगा यहाँ पर, ऐसे एकदम से इंक्रीज हो गया क्योंकि एकदम से आपके इलेक्ट्रॉन्स टूटने लगे वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और करंट आपको एकदम से इंक्रीज हो गया। तो ये बेसिक डायग्राम है, ये रिवर्स बाइसिंग के लिए ये वाला, और ये फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को बात क्लियर है। एक और बात, अपन जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, किसका? पीएन जंक्शन डायोड का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो कैसे वो करते हैं अपन? इस टाइप से। ये होगा आपका P, ये होगा आपका N। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? पीएन जंक्शन डायोड का। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि ये ऐसे दिया हुआ है, ये इस टाइप से, और मैं आपको बोलूं कि ये ऐसे कनेक्टेड है यूं, तो आप क्या बोलोगे? ये कैसे है? ये रिवर्स बायस्ड है कि फॉरवर्ड बायस्ड है? तो आप बोलोगे यार ये P होता है, ये होता है N, और P कनेक्टेड है पॉजिटिव से, तो मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड है। और अगर मैं उल्टा कर देता, अगर मैं उल्टा कर देता, कैसे? ये, तो आप कहते हैं कि सर ये पॉजिटिव, ये P है और वो कनेक्टेड है नेगेटिव से, और N कनेक्टेड है पॉजिटिव से, मतलब रिवर्स बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड। तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपको वो ऐसी फिगर बना के नहीं देगा ना, इतनी बड़ी बड़ी फिगर क्यों बनाओगे आप? तो इसलिए हमेशा अपने ये एक सिंबल ले लिया है, किसका? ऐसा, जिसके अंदर ये वाला सिंबल होता है P का और ये होता है N का। तो अगर आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि अभी कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिवर्स बायस का, फोर्स बायस का, तो आपको पता हो। ठीक है, एक और बात जो आपको याद होनी चाहिए कि जो फॉरवर्ड बायस का जो करंट होता है उसको अपन नापते हैं मिली एम्पियर के अंदर। किसमें? मिली एम्पियर के अंदर। और जो आपका रिवर्स बायस का करंट होता है उसको अपन नापते हैं माइक्रो एम्पियर के अंदर। तो बात क्लियर है कि मिली एम्पियर ऑब्वियसली माइक्रो एम्पियर से बड़ा है, तो फॉरवर्ड बायस का जो करंट होता है वो बड़ा होता है किससे? रिवर्स बायस्ड से। ठीक है, तो क्योंकि अपन माइक्रो एम्पियर में नापते हैं किसको? रिवर्स बायस्ड को, और मिली एम्पियर में नापते हैं किसको? फॉरवर्ड बायस्ड को। तो ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं एप्लीकेशंस पे कि अपन ने पीएन जंक्शन डायोड तो बना लिए, सर इसके एप्लीकेशन क्या है ना, कहाँ काम आएंगे ये? तो ये काम आता है सबसे पहले आपके रेक्टिफायर्स के अंदर। रेक्टिफायर क्या होता है? तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफाइड वोल्टेज, या बोल सकते हो जो उसको कन्वर्ट कर रहा है ऐसा, उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। तो आप ऐसा मान सकते हो कि अगर आपका एसी वोल्टेज कैसा होता है? एसी वोल्टेज ऐसा होता है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। एसी वोल्टेज ऐसा होता है, आपने पढ़ा है चैप्टर्स के अंदर, है ना। अगर इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर दूं डीसी के अंदर, डीसी मतलब ऐसा, यूं, मतलब एक ही साइड हो कुल मिला के। ये ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा कर दे, यूं यूं यूं, मतलब कुल मिला के नेगेटिव साइड जो है वो एम्प्टी होनी चाहिए। नेगेटिव साइड के अंदर कोई वोल्टेज नहीं होता, किसमें? डीसी वोल्टेज के अंदर। ठीक है, तो अपने को एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, मतलब सब चीज़ें जो है अपने को पॉजिटिव में लेके आनी है। इसका काम कर सकता है आपका पीएन जंक्शन डायोड। कौन कर सकता है? पीएन जंक्शन डायोड इस काम को आसानी से कर सकता है। तो दो तरीके हैं रेक्टिफायर, दो तरीके के होते हैं रेक्टिफायर, दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर।
ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब ऐसा है कि आपका अगर एसी वोल्टेज इस टाइप से है तो वो आपको कन्वर्ट करके देगा ऐसा कुछ, यूँ यूँ, मतलब इस वाले पोर्शन को वो हटा देगा यहाँ से। ये जो पोर्शन है यहाँ से डिलीट हो गया, ये जो पोर्शन है यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ आपको मिलेगा। और फुल वेव के अंदर क्या होता है, फुल वेव के अंदर होता है ऐसा कुछ, यूँ। तो ये आपको कन्वर्ट करके देगा ऐसा, ऐसे करेंगे। मतलब ये जो पोर्शन था आपका, ये वाला पोर्शन, इसको इसने ऊपर शिफ्ट कर दिया, है ना। मतलब ये जो रेड वाला पोर्शन था जो कि नीचे था, अब ये ऊपर आ गया यहाँ पर। तो ये फुल वेव, मतलब पिछली बार हाफ वेव का मतलब क्या है कि इसने आधी वेव को तो हटा ही दिया, आधी वेव को ही रेक्टिफाई करा। जो मतलब ऊपर पॉजिटिव वाली थी उसको तो रहने दिया और नीचे वाले को हटा दिया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन कि यहाँ पर जो नीचे वाली है उसको हटा नहीं रहे, उसको पॉजिटिव में बना जा रहे हैं, ठीक है, उसको पॉजिटिव में बना दे रहे हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ऐसा कुछ डायग्राम इसका बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर प्राइमरी एसी सर्किट है, ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर, ठीक है। आपको ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा होगा कि आप कैसे स्टेप डाउन करते हो ट्रांसफार्मर को ताकि आपके घर में बिजली आए, ठीक है। तो यहाँ से आप एसी को वोल्टेज को ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपने लगा रखा है एक पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड मैंने आपको बताया था सिंबल ऐसा होता है ना, हमेशा अपन वैसा बना नहीं पाएंगे बड़ा वाला, तो पीएन जंक्शन ऐसा बना रखा है। ये है लोड, मान लो ये बल्ब है, मान लो ये बल्ब है, ठीक है, जिससे अपन टेस्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो कर रही, कब फ्लो कर रही, ठीक है। तो अब इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अब देखना, ये जो कंडीशन है अपने को पता है कि ये होता है P और ये होता है N, ठीक है। ये क्या होता है, N होता है, ठीक है। तो मान लो कि अभी आपकी जो फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट साइकिल का मतलब ये है कि अगर इसमें को ऐसा बनाऊं तो आपको पता चलता है कि अगर एसी जो वेव है वो ऐसे आ रही है, शुरू में ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है यूं करके, ठीक है। ये एसी वेव आ रही है आपके पास, यहाँ पर एसी वेव आई, पहले आ रही है पॉजिटिव, तो मान लो कि यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव आ गया, यहाँ आ गया आपके पास नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि ऐसे जा रही है पॉजिटिव में, तो आपके पास ऊपर आ गया इस बार पॉजिटिव, इस बार आ गया आपके पास नेगेटिव, क्योंकि चेंज करेगा ना, एसी वोल्टेज है तो फ्लिप करेगा। तो शुरू में जो आपकी पहली साइकिल है इसमें पॉजिटिव यहाँ पर है और नेगेटिव यहाँ पर है। अब आपको दिख रहा है यहाँ से कि पॉजिटिव पी के साथ कनेक्ट हो गया है, इसका मतलब ये कंडीशन किसकी है, फॉरवर्ड बायस की, किसकी, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है। और फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में करंट फ्लो करता है, फॉरवर्ड बायस की करंट की कंडीशन में करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करेगा। तो आपका जो डायग्राम बनेगा करंट का वो ऐसा बनेगा, मतलब यहाँ से जो करंट आएगा, यहाँ से करंट आ रहा है, फिर यहाँ से करंट जा रहा है, तो उसका डायग्राम भी कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ पी कनेक्ट हो रहा है, तो फॉरवर्ड है और फॉरवर्ड के अंदर तो करंट फ्लो करता है, आपको सबको पता है, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, दूसरी साइकिल के अंदर क्या होगा कि ये नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव जब होगा ये, तब ऐसा होगा, ये आपका यहाँ से हटा देता हूँ मैं इधर से, ये नेगेटिव के अंदर क्या होगा कि इस बार नेगेटिव में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नेगेटिव वोल्टेज, क्योंकि साइकिल फ्लिप हो गई है, साइकिल फ्लिप हो गई है यहाँ पर, तो नेगेटिव वोल्टेज ए पे आ जाएगा और बी पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव कनेक्टेड है इस बार पी से और एन कनेक्टेड है इस बार पॉजिटिव से। तो जब पी नेगेटिव से कनेक्टेड है तब आपके पास कंडीशन होती है रिवर्स बायस, और जब रिवर्स बायस की कंडीशंस होती तब आपको पता है कि करंट बिल्कुल मिनिमल फ्लो करता है ना। अपन वहाँ पर इतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं लगा देंगे ताकि वहाँ पर करंट एकदम से ज़्यादा फ्लो होने लग जाए, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं लगा रहे हैं अपन सिंपली एक रिवर्स वोल्टेज लगा रहे हैं, है ना, हल्का सा। उसको अपन बोलते हैं बिल्कुल छोटा सा करंट फ्लो करेगा, उसको बोलते हैं हम रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो वो तो बिल्कुल मिनिमल है, जीरो पे, अपन आपको पता है कि वो अपन माइक्रो एम्पियर्स के अंदर नापते थे, इतना कम है। तो एक तरह से यहाँ पर जब करंट है वो लगभग जीरो ही फ्लो होगा, मतलब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो मतलब इस पीएन जंक्शन ने ये जो करंट आ रहा था यहाँ से, ये करंट आ रहा था भाई नेगेटिव हो, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, करंट तो हमेशा फ्लो करेगा। तो यहाँ से जो करंट आ रहा था उसको इस पीएन जंक्शन ने रोक दिया जब ये नेगेटिव था। तो इसका मतलब है कि जब ये नेगेटिव करंट आएगा, मतलब जब ये नेगेटिव जाएगा, ऐसे जाएगा करंट, है ना, तब ये जो पीएन जंक्शन आपका करंट फ्लो करने देगा वो आएगा ज़ीरो, क्योंकि कोई करंट वहाँ से पास नहीं हो रहा है।
और जैसे ही वापस पॉजिटिव में जाएगा तो ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले को तो ये पास करने देगा कौन, पीएन जंक्शन डायोड, पर नेगेटिव वाले को ये पास करने नहीं देगा। अगर पास नहीं करने देगा इसका मतलब है वहाँ पे करंट नहीं है, और करंट नहीं है तो आप इसमें क्या बनाएंगे डायग्राम में अंदर, फ्लैट लाइन बनाएंगे। करंट का डायग्राम है ना, करंट आई का है ना, एसी वोल्टेज बना रखा है अपन ने, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा। तो आप सिंपल फिगर अगर बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो इस टाइप से। तो जब भी आपका पॉजिटिव है तो बिल्कुल आपका करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि पीएन जंक्शन उसको अलाउ कर देगा चलने के लिए। और जब नेगेटिव है, जब यहाँ पर जीरो आएगा, क्योंकि पीएन जंक्शन वहाँ पे करंट उसको पास होने ही नहीं देगा। वापस पॉजिटिव हुआ तो वापस करंट आ गया, नेगेटिव हुआ तो वापस जीरो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब इसने जो नीचे नीचे वाली रेस थी, ये वाली जो आपकी लाइन है, इन सबको इसने हटा दिया, तो इसलिए ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम चलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। उसमें क्या होगा, तो देखो फुल वेव रेक्टिफायर बिल्कुल वैसा ही है। इस बार मैंने क्या कर दिया है, इस बार मैंने दो जंक्शन डायोड लगा दिए। एक यहाँ पर है, मान लो इसको एक जंक्शन डायोड है D1, ठीक है, अच्छा लिख ही रखा है इन्होंने, तो ये D1 डायोड है और एक D2 डायोड है। हो क्या रहा है, ये आपका ट्रांसफॉर्मर है। अच्छा इस बार ये सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर है, इसको देख के डरना नहीं। सेंट्रल टैप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि बीच में जो आपका ये ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, इसके साथ में भी एक कनेक्शन दिया हुआ है, जो कि यहाँ से 0 वोल्टेज पे कनेक्टेड है, और ये भी यहाँ पर अपन लोड ले रहे हैं। तो कुल मिला के बात क्या है कि यहाँ से आपके पास करंट आ रहा है, कहाँ से, एक बार यहाँ से जाएगा ऐसे करके, और इसमें लोड में चला जाएगा। कैसे जाएगा, ऐसे करके, यूँ करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और एक बार करंट कैसे जाएगा, एक बार करंट ऐसे भी जा सकता है, यूँ करके। ये बीच में से ऊपर से जो है ना, ऐसे गिवन नहीं है, मतलब तार जॉइंट नहीं है, तो ये ऐसे जाएगा, इस बार यूँ ऐसे करके, तो करंट ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। तो इस सेंट्रल ट्रैप का मतलब ये है कि बीच में से अपन ने कनेक्शन जोड़ दिया है, सेंट्रल ट्रैप का मतलब। अच्छा वर्किंग कैसे होगी, अब वापस वही बात है, अपन फिर अपने को एसी वोल्टेज तो मिल रहा है, एसी वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब ऐसा कुछ वोल्टेज मिल रहा होगा, है ना। ये करंट आई है, ये वोल्टेज है, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा कुछ वोल्टेज अपने को मिल रहा है। अच्छा तब जब पॉजिटिव होगा, यहाँ पर दो डायोड लगे हुए हैं, एक D1 एक D2, अब दोनों का काम है। अब जब पॉजिटिव होगा करंट, पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आपका जो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल हो जाएगा आपका पॉजिटिव। जब आपकी साइकिल कैसी है, जब आपकी सर्किट पॉजिटिव है, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ऐसे ही तो होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। तो जब P आपका, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, जब आपका P पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो ये करंट को फ्लो करने देगा। करंट को फ्लो करने देगा तो आप डायग्राम बना लो सीधा, करंट को फ्लो करने देगा तो डायग्राम बन जाएगा ऐसे। करंट को फ्लो करने दे रहा है क्योंकि फॉरवर्ड बाइजिंग कंडीशन है। क्या है ये, फॉरवर्ड बाइजिंग की कंडीशन है, ठीक है। और नीचे वाला करंट फ्लो करने देगा क्या, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जब लगा हुआ है, ऊपर वाला तो करने दे रहा है क्योंकि P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बाइजिंग है, करंट को फ्लो करने देगा। नीचे वाला P नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो मतलब ये जो है इस बार करंट को फ्लो करने नहीं देगा। तो पहली साइकिल के अंदर आपको ऊपर वाला जो D1 है वो करंट को फ्लो करने दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पास करंट आ रहा है, और नीचे वाला आपके पास करंट नहीं दे रहा है क्योंकि वो नेगेटिव से, वो रिवर्स बायस्ड के अंदर है, और रिवर्स बायस्ड के अंदर करंट फ्लो नहीं करता है, बिल्कुल मिनिमल करंट फ्लो करता है, उसको अपन लिखते ही नहीं है, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस के अंदर आप ये देखो कि इस बार अपन क्या कर रहे हैं कि नेगेटिव वोल्टेज लग गया। क्या लग गया, नेगेटिव वोल्टेज। इस बार वोल्टेज कितना है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव वोल्टेज लगेगा तो इस बार ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब जब ये नेगेटिव हुआ, ये P से कनेक्टेड है, ये N से कनेक्टेड है, ये P है, ये N है, तो नेगेटिव और P साथ में कनेक्टेड है, मतलब ये है रिवर्स्ड बायस्ड की कंडीशन, और ये P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नीचे वाली डायोड, ये है फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। तो रिवर्स बायस्ड कंडीशन के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट फ्लो कर जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस कंडीशन के अंदर, किस कंडीशन के अंदर, इस वाली कंडीशन के अंदर, नेगेटिव वाले के अंदर करंट फ्लो करेगा, पर किस वाली से, नीचे वाली डायोड से। तो इस बार करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा और वापस पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाली डायोड करंट फ्लो करवाएगी, नीचे वाली नहीं करवाएगी। तो इसका मतलब है कि अल्टरनेट ये खेल रहे हैं। तो अपन ने सेटअप क्या करा है यहाँ पर कि अपन ने दिमाग लगाया कि यार
अपने को फुल वेव रेक्टिफायर करनी है ना, मतलब करंट पूरा का पूरा चाहिए अपने को, तो आप दोनों डायोड ऐसे लगा दो कि हमेशा होगा क्या कि हमेशा ये जब एसी वोल्टेज शिफ्ट करेंगे, है ना, फ्लिप करेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो एक डायोड हमेशा फॉरवर्ड बाइज रहेगी, एक डायोड हमेशा रिवर्स बाइज रहेगी। रिवर्स बाइज के अंदर करंट अपने को मिलने वाला नहीं है और फॉरवर्ड बाइज से करंट मिल जाएगा। तो एक बार पहले ये फर्स्ट फॉरवर्ड बाइज दिया जाएगा, फिर ये उस टाइम नेगेटिव रिवर्स बाइज होगा, सेकेंड टाइम में ये रिवर्स बाइज हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइज हो जाएगा, और जहाँ भी फॉरवर्ड बाइज है वहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। तो आपकी जो फुल वेव है आपको मिल गई है पूरी, ठीक है। तो ये आपको करंट मिला था डायोड 1 से, इसमें मिला था आपको डायोड 2 से, इसमें फिर से मिलेगा आपको डायोड 1 से। तो ऐसे आपकी फुल वेव जो है वो रेक्टिफाई हो गई। तो इसका अगर प्रॉपर डायग्राम आप देखो तो ऐसा देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये आपका D1 से आपकी डायोड का करंट निकला था, इस बार D2 से निकला, इस बार D1 से D2 से। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फॉरवर्ड कोई भी डायोड अगर फॉरवर्ड बायस्ड होगी तो ही करंट फ्लो करने देगी, ठीक है। रिवर्स बायस्ड होगी तो करंट फ्लो नहीं करने देगी। तो आपको फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर आपने 2 डायोड्स का यूज़ करा, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर आपने 1 डायोड का यूज़ करा। तो यहाँ से अपना जो रेक्टिफायर का सिस्टम्स है वो कंप्लीट होता है, फुल वेव और हाफ वेव। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस, ठीक है। तो डिवाइसेस हैं, सबसे पहला इसके अंदर फोटो डायोड, ठीक है। फोटो डायोड सबकी वर्किंग सिमिलर है बिल्कुल, जितना अपन ने अभी तक पढ़ा है। फोटो डायोड हो गया। सेकेंड है आपके पास LED जो कि होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और थर्ड होता है आपके पास सोलर सेल, सोलर सेल्स, ठीक है। तो ये दोनों तो आपने बिल्कुल देखे हुए हैं, ये भी आपने देखा हुआ पर आपको नोटिस्ड नहीं है, ठीक है। LED और सोलर सेल्स तो अपने को दिखते रहते हैं। फोटो डायोड आपने नहीं देखा होगा, बट मैं आपको अभी आपको बताऊंगा कि आपने इसको कहाँ देखा होगा, उसके अंदर कहाँ ये फोटो डायोड यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन फोटो डायोड के अंदर, अंदर नहीं, फोटो डायोड के पास। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास फोटो डायोड, ठीक है। तो फोटो डायोड में अपन क्या करने वाले हैं कि अपने को नाम से समझ में आ रहा है कि ये फोटो लिखा हुआ है, फोटो का मतलब है लाइट, है ना, कि कुछ लाइट से कुछ रिलेशन इसका निकलने वाला है, ठीक है। लाइट से रिलेशन क्या निकलेगा कि अपन ने ये पढ़ा था कि ये जो PN जंक्शन होता है ना, ये P ये N और ये बीच में डिप्लीशन लेयर बनी हुई है, ठीक है। ये बीच में डिप्लीशन लेयर बनी हुई है। तो ये जो PN जंक्शन डायोड होती थी, अगर मतलब पहले तो क्या है इसके अंदर कि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पे इमोबाइल आयंस हैं, यहाँ पर ना तो होल्स हैं, यहाँ पर होल्स भी नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, ठीक है। तो अगर होल्स भी नहीं इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं तो ये इमोबाइल रीजन है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, कुछ होल्स भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई कंडक्शन हो नहीं पाएगा। इस पे चार्ज रहता है नेगेटिव, इस पे चार्ज रहता है पॉजिटिव, ठीक है। ये अपन अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसको थोड़ा सा कंडक्टिंग बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पे एक लाइट इंसिडेंट करूँगा। किस पे? इस डिप्लीशन वाले रीजन पे, ये जो डिप्लीशन रीजन है ना, इस पे मैं लाइट इंसिडेंट करूँगा एक H म्यू। आपको पता है लाइट हमेशा अपने साथ एनर्जी लेके आती है, लाइट खुद में एक एनर्जी है ना, लाइट अपने साथ एक एनर्जी लेके आती है। तो जब लाइट एक एनर्जी लेके आती है अपने साथ में, तो यहाँ पर जो इमोबाइल रीजन्स हैं, है ना, इमोबाइल जो एटम्स हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। क्या पता चल रहा है भाई, यहाँ पर अभी फिलहाल इस रीजन के अंदर जो रेड वाला रीजन है, जो ये रेड वाला रीजन है डिप्लीशन लेयर का, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट नहीं है, ना कोई होल्स प्रेजेंट है। पर जब मैंने लाइट गिराई तो अपन ने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के अंदर देखा था, जब भी लाइट गिरती है किसी रीजन पर तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए तो इलेक्ट्रॉन भी बन गया, होल भी बन गया भाई। जहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे ना इसके अंदर सब डिप्लीशन लेयर में, तो वहाँ से आपने लाइट को गिरा के और वहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बन गया, एक होल बन गया, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि इसके बीच में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऐसे वर्क करती है, डिप्लीशन लेयर वाली, है ना, क्योंकि अपने पास पोटेंशियल कैसा होता है, ऐसा होता है डिप्लीशन लेयर के अंदर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिवर्स बायस कर देता हूँ। रिवर्स बायस का मतलब P को कनेक्ट करना होगा नेगेटिव से, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी ऐसे,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगी। अब देखो जो ये इलेक्ट्रॉन और जो होल है वो जनरेट हुए थे किसके द्वारा, लाइट के द्वारा। वो जो इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट हुए थे, अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनको लगेगी, तो रिकम्बाइन होने से पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको इधर उधर कर देगी। तो क्योंकि रिवर्स बायस की कंडीशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि वो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाई किस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा उल्टा, तो यहाँ पर ये लगेगा इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाएंगे इनसाइड के अंदर, और जो ये आपकी जो होल्स हैं उन पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर है, इस डायरेक्शन में, तो होल्स पे फोर्स किधर लगेगी, इस साइड लगेगी, तो वो डिस्प्लेस हो जाएंगे यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो एन साइड में जो आप, इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चले जाएंगे आपके एन साइड के अंदर, मतलब कहाँ अकोमुलेट हो जाएंगे, एन साइड के अंदर अकोमुलेट हो जाएंगे, और जो आपके होल्स हैं वो हो जाएंगे आपके कहाँ पर, पी साइड के अंदर अकोमुलेट हो जाएंगे। तो आपका जो एन साइड है वो हो जाएगा नेगेटिव, आपका जो पी साइड है वो हो जाएगा पॉजिटिव। क्या बोला, समझ में आया? ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि होल्स यहाँ पर आ गए, देखो होल्स यहाँ पर आ गए और ये पे नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर आप एक देखोगे यहाँ पर लगा के, तो यहाँ पर आपको एक वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा कैसा, पॉजिटिव, ऐसा वोल्टेज मिलेगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। और इसके अगर आप इसके साथ कोई लोड लगा दो, कोई बल्ब लगा दो, तो वो जलने लगेगा, क्योंकि इसके पास एक ईएमएफ आ चुका है, इसके पास एक ईएमएफ आ चुका है। क्या बात समझ में आई? क्या हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन्स आए, जब लाइट इस पे गिरी तो इलेक्ट्रॉन सिमेट हुए, इलेक्ट्रॉन सिमेट हुए तो होल बना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रिवर्स बायस लगा रखी है, रिवर्स बायस कंडीशन है ना, रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इस साइड, होल्स जाएंगे इस साइड, होल्स जहाँ जाएंगे वहाँ पे होगा पॉजिटिव, क्योंकि होल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया तो कुछ तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि इनके बीच में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ जनरेट हो जाएगा तो अपन उसको नाप सकते हैं, ये रहा, यहाँ से अपन ने ज्वाइन कर लिया इसको यहाँ पर, और ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है। ये वाला नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये आपके पास एक ईएमएफ बनकर आ गया, है ना। और अगर आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके अक्रॉस आप एक बल्ब लगा सकते हैं, जिससे ये जो जिससे ईएमएफ है वो जलने लगा, क्योंकि ईएमएफ है अगर वी है तो आई आर के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास करंट भी होना चाहिए, और करंट जैसी फ्लो करेगा वैसी बल्ब आपका जल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, फोटो डायोड को अपन यूज़ कर सकते हैं जैसे आपके जो काउंटिंग मशीन्स होती है नोट्स की, है ना, नोट्स की जो काउंटिंग मशीन्स होती है उसमें क्या करते हैं, जैसे ही आपके पास लाइट आई, होगा क्या ना कि लाइट आएगी तो ही करंट फ्लो करेगा, है ना। लाइट आई तो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है और तो होल्स जनरेट हुआ है, तो इधर वो पॉजिटिव आया इधर नेगेटिव आया, उसकी वजह से ईएमएफ आया, उसकी वजह से करंट मिला अपने को और बल्ब जला। ठीक है, पर अगर लाइट आएगी नहीं तो फिर ये ना इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ना ये इधर उधर जाएंगे, और ना ईएमएफ जनरेट होगी। इसका मतलब है कोई करंट भी नहीं आएगा, उसका मतलब है कि बल्ब भी नहीं जलेगा। ठीक है, तो जैसे आपकी जो वो होते हैं काउंटिंग के नोट्स काउंटिंग मशीन होती है, तो वो क्या होती है कि नोट्स जो है वो लाइट को ब्लॉक कर लेता है। तो जैसे ही वो लाइट को ब्लॉक करेगा तो एक काउंट कर लेगा वो कि एक नोट आया, उसने लाइट को ब्लॉक करा, मतलब लाइट एक बार ब्लॉक हुई, इसका मतलब एक बार भी करंट नहीं आया, तो एक बार काउंट कर लेगा। फिर गया, फिर एक नोट चला गया था, फिर दूसरा नोट आने तक लाइट आ जाएगी, तो उस टाइम बल्ब जल जाएगा। ठीक है, फिर वापस दूसरा जब नोट आएगा तब ये जो लाइट है वो आना बंद हो जाएगी, लाइट गिरना बंद हुई तो ईएमएफ जीरो हो गया और बल्ब फिर नहीं जलेगा, तो काउंट 2 हो जाएगा। तो ऐसे कर करके वो जल्दी जल्दी नोट्स को काउंट कर लेता है, किससे, लाइट को बंद चालू करके। तो नोट्स क्या कर रहे हैं, लाइट को बंद कर रहे हैं चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं चालू कर रहे हैं, उससे काउंटिंग हो रही है। ठीक है, इससे रिलेटेड है आपका सोलार सेल। क्या रिलेटेड है, सोलार सेल। सोलार सेल, सोलार सेल थोड़ा एक इसी टाइप का है फोटो डायोड, पर इसके अंदर अपन कोई बायजिंग नहीं करते। अपन ने इसके अंदर बायजिंग करी थी, है ना, रिवर्स बायस इसको करा था, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रॉन्स इधर चाहिए थे, होल्स अपने को इधर चाहिए थे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन रिवर्स बायजिंग करा था। ये सोलार सेल बिल्कुल वैसे ही होता है फोटो डायोड जैसा, बस इसके अंदर बायजिंग नहीं होती, फिर भी ये चल जाता है। कैसे, देखो इसके अंदर सेटअप जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये कुछ मैंने फिगर बनाया आपके सामने, ये क्या है,
इसको मैं बोल रहा हूँ ये एन है, एन टाइप है। ये है आपका डिप्लीशन लेयर, है ना, जो कि पी और एन के बीच में बनता है। ये है आपका पी, और ये है कॉन्टैक्ट, एक ब्लैक आप बोल सकते हो ब्लैक कॉन्टैक्ट है, जिसके अंदर अपन कुछ चीज़ों को अकोमुलेट करेंगे या कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा, मैं आपको बाद में बताऊंगा इस बारे में। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक ऐसे रॉड्स बना रखी है, जहाँ से मैं ये मतलब ये रॉड्स है, ये एन है, ये पूरा मटेरियल एन है, ये पूरा जो है ये बीच में डिप्लीशन लेयर बनी हुई है, और ये एन, ये पी है। ये जो ऊपर है जो ब्लू इससे बनाया मैंने, ये ब्लू क्या है, ये एक कंडक्टर प्लेट्स हैं, जिससे मैं आगे जाके कुछ चीज़ें कलेक्ट करूँगा। तो जो आपके कंडक्टर प्लेट्स हैं और आपका जो ब्लैक कॉन्टैक्ट है ना, ये ब्लैक वाला जो आपका ये ब्लैक कॉन्टैक्ट है, ये चीज़ें कलेक्ट करने के लिए काम पे आएगा अपने भी, चीज़ें कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, अब ध्यान से देखना कि जब मैं यहाँ पे भी सोलर है, सोलर का मतलब है सनलाइट, तो अपना एनर्जी गिरा रहे हैं बाहर से, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो अच्छे से, तो आपका जो एन का साइज़ है और जो पी का साइज़ है उसमें वास्ट डिफरेंस है। मैंने एन का साइज़ बहुत छोटा लिया है, किससे, पी के साइज़ से। ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि मुझे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, सोलर सेल के अंदर बाहर से एनर्जी गिरानी पड़ेगी, और अपने को पता है कि एनर्जी कहाँ पे गिरनी चाहिए, डिप्लीशन लेयर में गिरनी चाहिए। अपन यहाँ पे कहाँ पे गिरा रहे, डिप्लीशन लेयर में, इधर डिप्लीशन लेयर में तो गिरा रहे थे एनर्जी को, है ना, डिप्लीशन लेयर के अंदर एनर्जी गिरा रहे थे अपन, पी और एन में थोड़ी गिरा रहे थे, डिप्लीशन लेयर के अंदर अपन लाइट को इंसिडेंट करा रहे थे। तो यहाँ पर भी अपने को लाइट को इंसिडेंट किस में कराना है, डिप्लीशन लेयर में कराना है। तो अपन मैंने एन इतना छोटा लिया है कि ये आसानी से, इसको जो लाइट है इसको आसानी से पेनिट्रेट कर जाए और डिप्लीशन लेयर में चली जाए, और डिप्लीशन लेयर में जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और साथ में होल जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और साथ में होल्स जनरेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो एन छोटा लेने का मतलब क्या है, एन की जो साइज़ है वो थिन लेने का मतलब क्या है, ताकि डिप्लीशन लेयर तक जो आपकी लाइट है वो पहुँच सके। ठीक है, तो यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि लाइट आई, डिप्लीशन लेयर में पहुँची, डिप्लीशन लेयर में पहुँचानी लाइट को, है ना, डिप्लीशन लेयर में पहुँची और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए और होल्स जनरेट हो गए। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसके अंदर, इसमें वो होती है ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी मैं कोई बायजिंग नहीं करी, मैंने सिंपल एक डायोड ले रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी होगी। ठीक है, नीचे की तरफ, मैंने आपको पहले समझाया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्सेस लगेंगे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इस साइड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो वो ऊपर लगेगा, होल्स पे लगेगा नीचे, तो होल्स आपके शिफ्ट होके आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे, और होल्स आपके शिफ्ट होके आ जाएंगे ऊपर। तो इससे पहले ये रिकम्बाइन हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनको सेपरेट कर देगी। ठीक है, तो अब आप देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शिफ्ट होके ऊपर चले गए, इनको कलेक्ट कर लेगा ये मटेरियल, जो कंडक्टर प्लेट्स हैं। कौन कलेक्ट कर लेगा, कंडक्टर प्लेट्स। ठीक है, कंडक्टर प्लेट्स के अंदर आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो ये इसमें ऊपर शिफ्ट होंगे, एन की साइड ये शिफ्ट करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये ऊपर जाएंगे और कंडक्टर प्लेट के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे। कंडक्टर प्लेट पे चार्ज जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो गए। और ऐसे ही नीचे जो फोटोन्स हैं, जो नीचे आपके जो होल्स हैं, वो नीचे कलेक्ट होंगे, है ना, पी में आएंगे वो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रही है, तो वो पी के अंदर आ जाएंगे। और पी के अंदर आती जैसे यहाँ पर आएंगे पी में, तो ये जो ब्लैक कॉन्टैक्ट है, ये पी जो मतलब आपका जो होल्स हैं, इनको कलेक्ट कर लेंगे। अगर ये होल्स को कलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है इस पर जो चार्ज होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव। होल्स पे कितना चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो देखा आपने, मैंने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भेज दिया, है ना, जैसे ही लाइट गिराई तो इलेक्ट्रॉन चले गए ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, होल चले गए नीचे। ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स गए एन साइड में, उनको कलेक्ट कर लिया कंडक्टर प्लेट्स ने, और नीचे जो गए होल्स, उनको कलेक्ट कर लिया ब्लैक कॉन्टैक्ट सरफेस ने। तो नीचे वाला तो हो गया पॉजिटिव, ऊपर वाला हो गया नेगेटिव। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई ईएमएफ नापूं तो यहाँ पर मेरे को ज़रूर कोई ना कोई वोल्टेज मिल जाएगा। और वो वोल्टेज कैसा मिलेगा, ये नेगेटिव है तो ये छोटा और ये बड़ा। तो एक मेरे पास यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो गया, किसकी वजह से, क्योंकि इसके पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है। तो अगर इन दोनों के आसपास, इन दोनों से मैं एक बैटरी बनाना चाहूँ तो यहाँ पे दोनों को कनेक्ट कर दूंगा, तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, तो ये बैटरी बन गई आपकी एक। और अगर आपकी बैटरी बन चुकी है ना, आपकी अगर बैटरी बन चुकी है तो आप यहाँ से सीधा एक किसी भी डिवाइस को, मान लो बल्ब है, उसको आप अटैच कर सकते हो ऐसे, तो ये बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा,
येलो लाइट से ग्लो करा देते हैं, बल्ब येलो होता है, ठीक है। तो बल्ब आपका ग्लो कर रहा है, किसके वजह से? ये ईएमएफ जनरेशन की वजह से। ईएमएफ कैसे जनरेट हुई? इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में, है ना, जो कि लाइट से आई थी, ठीक है। तो ये सोलार सेल है। तो फोटो डायोड और सोलार सेल के बीच में अगर आपको कोई डिफरेंस पूछे तो आपको ये बताना कि सब एक जैसा ही होता है, बट जो फोटो डायोड है उसके अंदर अपन रिवर्स बाइजिंग का यूज़ करते हैं, सोलार सेल के अंदर हम किसी भी तरह का बाइजिंग का यूज़ नहीं करते हैं, अपने आप ही वो जनरेट करने लगता है। तो ये आपको पता ही, आजकल तो घड़ियाँ आती है बहुत सारी जो सोलार सेल से चलती है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो सोलार से चलती है, तो उसके अंदर यही डायोड्स यूज़ होती है। कौन सी डायोड? पीएन डायोड। कौन सी? पीएन डायोड, ठीक है। अब एक और बात जो आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर, वो ये है कि आप जितनी भी एनर्जी दे रहे हो एच म्यू, है ना, लाइट से, फोटो डायोड या सोलार सेल के केस के अंदर जब भी आप कोई एनर्जी दे रहे हो, है ना, तो आपको पता है एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, भी तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट होंगे, और बैंड गैप जो एनर्जी है उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ने का मतलब बॉन्ड से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आप फ्री कर रहे हो, तो जो आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप है उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। क्या? आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जितना आप देना चाह रहे हो किसको? इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। एक और बात जो यहाँ से सीखने वाली ये है कि अगर मैं इसको करंट बढ़ाना चाहूँ, मतलब अगर इसको मुझे और ग्लो कराना है, करंट इंक्रीज करना है यहाँ पर, कहाँ पर? इस बल्ब के अंदर, तो मुझे चाहिए रहेगा कि मैं इस के अंदर करंट ज़्यादा फ्लो कराऊँ। करंट फ्लो ज़्यादा कब होंगे? जब यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जब यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव होल्स आएंगे, है ना, तब ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव होगा, नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा, जब यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। और अगर आपको याद हो तो अपन ने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के अंदर ये बात करी थी कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हो, किसकी? इंसिडेंट वेव्स की, इंसिडेंट लाइट की आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेशन ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो तो आपका फोटो करंट ज़्यादा हो जाता है, और अगर करंट ज़्यादा हो जाएगा तो आपका बल्ब और तेज से ग्लो करेगा, और तेज से मतलब और ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। और एक और बात कि ये जो आपका वोल्टेज आया था, कौन सा वाला? ये वाला जो वोल्टेज आया था आपको, इसको हम बोलते हैं फोटो वोल्टेज। क्या बोलते हैं? फोटो वोल्टेज, ठीक है, फोटो वोल्टेज। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ के तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, तो ईएमएफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। फोटो वोल्टेज आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और जो एनर्जी है वो तो ज़्यादा होनी चाहिए, आपको पहले से ही पता है, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं अपन लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में। लाइट एमिटिंग डायोड, इसको हम एलईडी भी कहते हैं, आपने देखते हैं इसको, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन? इसमें अपन आपकी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उससे लाइट बनाने वाला, लाइट एमिटिंग, लाइट को एमिट करने वाला डायोड, जो लाइट को एमिट करे। जो पिछले वाले केसेस थे, जैसे जो सोलार सेल था, है ना, जो सोलार सेल्स थे, और जो आपके फोटो डायोड था, इसके अंदर अपन क्या कर रहे थे? इसके अंदर हम जो आपकी ये वाली एनर्जी थी, सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, है ना। क्या करा था अपन ने? लाइट को इंसिडेंट करा और उससे बल्ब जला लिया, मतलब आपने सोलर एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, उससे बल्ब जला लिया। सोलर एनर्जी, सोलर सेल में भी ऐसा ही था, है ना, फोटो डायोड और सोलर सेल दोनों में ऐसे ही करा था अपन ने। लाइट एमिटिंग डायोड के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके लाइट को एमिट करेंगे। मतलब पिछली बार अपन लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे, इस बार अपन इलेक्ट्रिसिटी से लाइट बनाएंगे। तो लाइट एमिटिंग डायोड थोड़ा सा रिवर्स है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें करना क्या है आपको? सिंपल वही प्रोसेस है। तो देखो, जब आपका ये आपने डायोड बनाया है ना, तो डिप्लीशन लेयर ये रही, ठीक है, ये आपका P, ये आपका N, और ये बीच में डिप्लीशन लेयर, ठीक है। जब आप इसको फॉरवर्ड बायस कर देंगे, क्या कर रहे हैं इसके अंदर अपन? इसको फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस का मतलब P होना चाहिए पॉजिटिव से कनेक्ट, और ये होना चाहिए आपका नेगेटिव से कनेक्ट, कौन सा? N, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जब यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन होगी, फॉरवर्ड बायस हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ऐसे,
ठीक है। यहाँ पर आपके पास है होल्स, यहाँ पर आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इसमें वो देखूँ, यहाँ पे बीच में तो आपका जो लगता ही वोल्टेज वो वी बी है वो लग ही रहा है, ठीक है। तो जब इस पे फॉरवर्ड बाइजिंग आपने करी, ठीक है, फॉरवर्ड बाइजिंग आपने करी, तो होगा क्या कि ये जो होल्स हैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगी, इस डायरेक्शन में जा रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जाएंगे इस तरफ होल्स, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे आपके इस तरफ, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है तो होल्स जाएंगे आपके इस तरफ, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलते हैं हमेशा नेगेटिव चार्जेस, तो जो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज हैं वो जाएंगे इस तरफ। तो आप सोचो कि जंक्शन में क्या होगा जब ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे होंगे, जब ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं, भाई ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो आप जब आपस में क्रॉस कर रहे होंगे तो इनका रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? रिकॉम्बिनेशन नियर जंक्शन। होगा क्या कि यहाँ पे जब जैसे ये होल है, यहाँ पर आ गए बहुत सारे होल्स आ गए यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर, तो ये बिल्कुल आसपास में बिल्कुल जंक्शन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बिल्कुल आ गए हैं ये, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन के चांस है। तो रिकॉम्बिनेशन जब ये करेंगे, जब आपका जो होल है और आपका जो इलेक्ट्रॉन है जब रिकम्बाइन करेंगे, है ना, जब ये रिकम्बाइन करेंगे तो एक फोटोन इमिट करेंगे, इमिट्स फोटोन। भाई अपने को पता था कि जब अपने को एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता था तो अपन एनर्जी को देते थे, तो ये यहाँ पर होल छोड़ के इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता था। अब इस बार ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस नीचे आ रहा है, मतलब एक तरह से वापस रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। पहले टूट गए थे ये होल और इलेक्ट्रॉन, इस बार ये वापस रिकॉम्बाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो इमिट होगी फोटोन के रूप में। और अगर फोटोन है, फोटोन का मतलब लाइट, फोटोन का मतलब लाइट, तो ये फोटोन इमिट करेंगे, इसका मतलब ये लाइट इमिट करेंगे। क्या इमिट करेंगे? लाइट को इमिट करेंगे। और अगर ये लाइट इमिट कर रहे हैं, है ना, ये अगर लाइट इमिट कर रहे हैं तो आपकी जो आपने क्या करा, आपने इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी कैसे ली अपने, इलेक्ट्रिसिटी अपन ने ली क्योंकि अपन ने फॉरवर्ड बायस करा था, मतलब अपन ने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया, तो इलेक्ट्रिसिटी का अपन ने यूज़ करके लाइट को जनरेट कर लिया, ठीक है। अब इस लाइट की जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी, भाई फोटोन है, ये लाइट है, ठीक है ना, फोटोन क्या एक लाइट है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी एच म्यू, ठीक है। अगर अपने को ये लाइट देखनी है, लाइट अपने को उजाला चाहिए रूम के अंदर, तो अपने को लाइट जो दिखनी चाहिए वो होनी चाहिए विजिबल रीजन के अंदर, वो होनी चाहिए विजिबल रीजन के अंदर, ठीक है। और विजिबल रीजन के अंदर होगी तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी अपने को करनी पड़ेगी उस फोटोन की, है ना, जिससे लाइट जो है विजिबल रीजन के अंदर इमिट हो। तो जब आपको विजिबल रेंज के अंदर फोटोन को इमिट कराना है ना, फोटोन्स तो कई एनर्जी के इमिट हो सकते हैं, पर अपने को हर कोई थोड़ी दिखता है, अपने को तो वो दिखेंगे जो विजिबल रेंज के अंदर होंगे, है ना, जिनकी फ्रीक्वेंसी या जिनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है। तो अगर आपको ऐसे फोटोन्स इमिट कराने हैं तो आपको जो बैंड गैप है, जो बैंड गैप होता है ना, मतलब किसी सेमीकंडक्टर का बैंड गैप क्या है, किसी सेमीकंडक्टर का बैंड गैप क्या है, तो आपको ऐसा बैंड गैप लेना पड़ेगा, ऐसा एक मटेरियल लेना पड़ेगा जिसका बैंड गैप जो हो वो एट लीस्ट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हो, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हो, तभी विजिबल रीजन के अंदर लाइट जो है इमिट होगी। तो 1.8 से लेकर आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अगर कोई मटेरियल लेते हैं जिसका जो बैंड गैप, फॉरबिडन बैंड गैप एनर्जी है वो 1.8 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, तो आपकी जो फोटोन इमिट्स होंगे, है ना, जो आपके फोटोन इमिट होंगे वो किस रेंज में होंगे, विजिबल रीजन के अंदर होंगे, और आपको लाइट देखेगी, उजाला हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं एलईडी। तो हमारे जो एलईडी अभी काम करते हैं घर के अंदर वो इसी पर बेस्ड है ना। तो उनके जो बैंड गैप एनर्जी वो क्या है, वो इतनी है, कितनी, 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपको एक पूछा जाए कि आपको लाइट एमिटिंग डायोड बनानी है तो आपको ऐसा कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि मटेरियल सर ऐसा यूज़ करो जिसके अंदर फॉरबिडन बैंड गैप जो एनर्जी है वो कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हो। आप 3 तक भी जा सकते हो, पर कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होनी ही चाहिए, नहीं तो इससे कम करोगे ना तो फोटोन तो एमिट होगा पर वो अपने को दिखेगा नहीं। क्योंकि वो विजिबल रेंज में नहीं है ना, अपने को आंखों को वापस क्या दिखना है, विजिबल रीजन देखना है। तो 1.8 तो कम से कम आपको लेना ही पड़ेगा और 3 तक आप जा सकते हो। तो ये लाइट एमिटिंग डायोड है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो अपना चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स वो फिनिश होता है। ठीक है, तो आपका जो जीनर डायोड है वो मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि इस बार वो सिलेबस में नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, और ट्रांजिस्टर्स तो पहले ही हटा दिया था किसने, सीबीएसई ने, ऑलरेडी एनसीईआरटी से हट चुका है ना। और आपका जो लॉजिक गेट्स हैं वो भी हट चुके हैं। तो आपकी जो 3 टॉपिक है ट्रांजिस्टर्स, लॉजिक गेट्स और जीनर डायोड, इसमें से ट्रांजिस्टर और जो लॉजिक गेट्स तो पहले हट चुके थे, इस बार जीनर डायोड भी हटा दिया और बाकी जितना भी चैप्टर है वो मैंने आपके लिए कवर कर दिया है। तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स वो फिनिश होता है।